बैठो बैठो, फटाफट बैठ जाओ भाई। अरे शांति धर लो, बिना काम के कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई आ जाओ, एक बार बाहर जो खड़े तुरंत आ जाए। हाँ भैया, एक तो आपसी चर्चा बंद कर दो भैया। भाई में जब भाई कहा जाए ना तो भाई भी चुप हो जाना, ध्यान रखिएगा, अलग से नहीं कहूंगा। हाँ बैठ जाओ, और कोई बाहर है तो तुरंत आ जाओ। आज अपन शिक्षण विधियों का पोर्शन शुरू करेंगे और शिक्षण विधियां हिंदी में जो पढ़ के चलेंगे, इसके अतिरिक्त भी आपके अन्य भी विधियां चलती है, चाहे वो गणित की हो या अन्य किसी विषय विशेष की। तो सबसे पहली बात तो आप रीट देख के आए हो तो इसका मतलब आपको ये जानकारी है कि हिंदी की, हाँ कोई बात नहीं है तो मैं बता दूंगा, है ना। जब तक बोल रहा हूं सुनना तसल्ली से। और पहले ही बता दूं, बिना काम की कोई आवाज नहीं, चूं चपड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बैच की पेट बहुत खराब है। हाँ चिल्लाना नहीं है, सुन लो। खराब मतलब ऐसे नहीं है, उस टाइप की है कि बच्चे बदमाश हैं, और बुढ़ापे में बदमाशी अच्छी नहीं लगती है, तुम समझदार आदमी हो, सुनो तसल्ली से। दूसरी बात, शिक्षण विधियां जब हिंदी की पढ़ के चलते हो तो विधि का मतलब होता पढ़ाने का तरीका, और तुम किसी भी विषय को पढ़ाओगे तो यह बात तुम मान के चलो कि आधारभूत बातें समान चलेगी। जैसे पर्यावरण में जाओगे, गणित में जाओगे तो चीजें वही समान पढ़ाई जाएगी, कुछ आंशिक फर्क होता है, वो आपको लेके चलना चाहिए। बाकी जरूरी नहीं है कि हिंदी की पढ़ाने के बाद में जीरो से गणित को रटा पिटा जाए, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। कहीं आवश्यक नहीं है कि अन्य कोई विधियां जो आपके कोर्स में दी जाए उनको उतना ही रटा जाए। कई बच्चे ये होते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको यहां पर समस्या समाधान विधि पढ़ा दी, फिर गणित जब पढ़ाना शुरू करते बच्चे वही आवाज वापस, सर समस्या समाधान पीछे रह गई। अरे भाई एक बार जब विधि कंप्लीट हो जाती है उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वही चीजें चलेगी सेम। अब आप में से बताएं कितने विद्यार्थी पहले मेरी क्लास में बैठ करके ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी विधियां पढ़ चुके हैं? चलो ये बढ़िया है कि कम बच्चे हैं। दूसरी बात, इसमें क्या होगा, कुछ चीजें वापस रिपीट होगी, क्योंकि नया तो कुछ पैदा कर नहीं सकते भाई। हिंदी तो वही हिंदी रहेगी, परिभाषाएं वही रहेगी। तो इसमें क्या, मैं पहले इसलिए बता रहा हूं ये चीजें ये समस्यात्मक नहीं बने अपनी कक्षा में। जैसे मान लो 2-3 दिन तक आधारभूत जो चीजें चलेगी, जैसे आज अपन हिंदी का परिचय पढ़े, परिभाषाएं पढ़े, तो इसमें कुछ बच्चों के पहले से लिखा हुआ होता है। हालांकि वापस लिखना चाहिए, क्योंकि जितना लिखोगे उतना अभ्यास होगा, और अपने को कौन सा सारा याद है जो पहले पढ़ा हुआ है, तो वो बेहतर है, और याद है तो और ही बढ़िया बात है। लेकिन क्या हो, जिनके लिखा होता है ना वो पड़ोसी को ज्ञान देते रहते हैं। भारत में ये बड़ी समस्या है, मतलब जब मौका मिलता है तुम ज्ञान चिपका देते हो तुरंत। तो एक तो जिसके उतारा हुआ है वो भली उतारो, नहीं उतारो आप स्वतंत्र हो, मैं नहीं कहता तुम उतारें, पर पड़ोसी के साथ में समागम नहीं करें। और पड़ोसी को अगर पड़ोसी ज्ञान दे रहा है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके जो लिखा हुआ वो पेज फाड़ देना, आपको एक ही काम करना है, ताकि वो भी उतारना शुरू हो जाएगा साथ में। यही काम करना है, क्योंकि एक तो आपका जी दुखेगा उसको देख के, यार इसके उतारे हुए इतना कौन लिखे, तो उसको कहना इधर ला, सामने रख के फिर काट देना उसको बोलना तू भी उतार मैं भी उतार रहा हूं, समान फीस भरी है दोनों ने। दूसरी बात, जो बच्चे पढ़े हुए पहले से, उनको पहले से पता है, जिज्ञासा किसी प्रकार की हो आप बिंदास पूछ सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं आए। वैसे जिज्ञासा होती नहीं, जिज्ञासा पढ़ने वालों के होती है, तो अपने तो आराम से सुनो। समझ में मुझे भी नहीं आई विद्या पिछले 7 सालों में, आएगी तुम्हें भी नहीं, मैं पहले बता दूं। पर इतना विश्वास रखें
मैं दावा नहीं कर रहा हूं, एग्जाम में सवाल गलत नहीं होगा, जो पिछली बार पढ़ के गए उनको अच्छे से पता है। पढ़ना तुम्हें है, मैं कोई शकल अकबुम्बू वाली पेंसिल नहीं हूं कि मैं छपवा दूंगा, मेहनत तुम्हें करनी है, मैं पहले बता रहा हूं। क्योंकि कोचिंग की जब तुमने फीस भरी, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा था कि इतने रुपए में तो मतलब मास्टर नहीं है, शकल अकबुम्बुम की पेंसिल आएगी जो ऐसे ऐसे करके जादू कर जाएगी। कोई जादू नहीं करेगा। हाँ आ जाओ, मैं बाहर आऊं कि तुम आ रहे हो अंदर? हाँ, तो मेहनत आपको करनी है, परिणाम मेहनत से ही मिलेगा। जिज्ञासा जो भी होती है, मैं आपको बहुत शिद्दत से इस चीज को बता रहा हूं, किसी प्रकार का संकोच किए बिना मेरे साथ जिज्ञासा साझा कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, बशर्ते जिज्ञासा पूछने का तरीका सही होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार भी जब मैं आया था पढ़ाने के लिए, अब तो आया क्यों, मैं यही हूं। पिछली बार तो आया मतलब मैं जयपुर था, उस समय रीट में पढ़ा रहा था, तो आपको पढ़ाने के लिए आया था। लेकिन अब चूंकि मैं यही हूं, तो एक चीज मैंने 10 बार समझाई भी थी कि बेटा जब भी पढ़ाया जाए तब केवल पढ़ें। लेकिन भारतीय बेटा जो होता है ना, वो बचपन से उंगली करने में माहिर होता है। मैं यहां पढ़ा रहा हूं और वहां से चिट्ठियां भेजी जा रही हैं, इससे क्या होता है, हमारी तारतम्यता भंग होती है। बाकी सवाल मेरी क्लास में पढ़े हुए जो बच्चे उनको पता है, कभी मना था ही नहीं, है भी नहीं। लेकिन जिज्ञासा केवल शिक्षण विधियों की होनी चाहिए। बाकी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, तुम समझदार बच्चे हो, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा सिवाय किसके, विधियों के। तो विधियों की बात करें तो आपके कुछ टॉपिक कम किए गए हैं, किसमें, शिक्षण विधियों में, केवल नाम से, बाकी बदला कुछ भी नहीं है, वही चीजें हैं। उसने पहले इतना बड़ा ऐसे फैला के दिया था, इस बार छोटा दिया है। आपके सबसे पहला बिंदु लिखा हुआ हिंदी शिक्षण की विधियां, उसके बाद में दूसरा बिंदु लिखा हुआ आपके हिंदी भाषा के कौशल। इसका मतलब आपको सबसे पहले तो हिंदी का परिचय तो पढ़ना ही पढ़ना है। हिंदी किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा की प्रकृति क्या है। हाँ, आपको यहां पर कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा सिलेबस में कि भाषा के सिद्धांत, भाषा के उद्देश्य, लेकिन जब विधियां लिखी गई है और हिंदी शिक्षण जब लिखा जाता है, तब आपको ये सारी चीजें क्या करके चलनी है, पढ़ के चलनी है। तो तसल्ली से सुने, विधिवत रूप से कुछ बातें हिंदी के साथ में करेंगे। और मैं हिंदी की बात ही नहीं करूंगा, मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं बात करूंगा केवल भाषा की। भाषा का संबंध ना हिंदी से है, ना अंग्रेजी से है, ना गणित से, ना तमिल से, ना तेलुगु से, किसी से नहीं है। वो आपकी भाषा हिंदी हो सकती है, वो गणित हो सकती है, वो तमिल हो सकती है, वो तेलुगु हो सकती है। ऐसे दिमाग में कतई मत मान के चलना ये हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें भाषा। हिंदी भाषी क्षेत्र के हो तो हिंदी भाषा है, कोई अंग्रेजी औलाद बैठी है अगर तो उनके लिए अंग्रेजी भाषा है, और कोई अगर ताइवान वगैरह का बैठा है तो खैर वो उसकी अपनी मातृभाषा के हिसाब से देख लेना। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे अपन भाषा के संदर्भ में। कुछ भी लिखा हुआ समझ में नहीं आए पूछ लेना, हाँ, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग पहले से ही आपकी तरह सुंदर है और उसके बाद में छोटा सा बोर्ड है, तो ऐसे ही लिखा जाता है। आराम से पूछ सकते हो कि ये सर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सुने, सबसे पहली बात भाषा। अब तुमसे प्रश्न तो मैं पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं पूछूंगा तो भी मेरे तक आवाज आएगी नहीं, फिर वही है हो हा। तो आराम से शांत सुने मेरी बात को। कोई भी जिज्ञासा होती है, क्लास खत्म होने के बाद में पेपर पर नोट डाउन करें, ठीक है। सुने, भाषा की बात करता हूं तो सबसे पहली बात मित्रों आपको बताना है, भाषा जो है वो ध्यान रखिएगा किससे बना हुआ है, भास धातु से बना है। किससे बना है, भास धातु से बना है। कई बार इसका बेसिक सवाल पूछा गया एग्जाम में कि भास धातु जो होती है उसका अर्थ क्या होता है। भास धातु का अर्थ होता है कहना या व्यक्त करना। क्या होता है, कहना या व्यक्त करना। कई बच्चे क्या करते हैं, इस भास धातु का अर्थ थोड़ा सा विस्तृत पढ़ के चल लेते हैं कि भास धातु का अर्थ होता है स्पष्ट कहना या व्यक्त करना। यह गलत है।
भास धातु का अर्थ ना तो स्पष्ट कहना होता है ना स्पष्ट व्यक्त करना होता है। गद धातु जो होती है उसका अर्थ होता है किसी बात को स्पष्ट कहना या व्यक्त करना। गद पढ़ाया जाएगा आपको गद्य शिक्षण के अंतर्गत। गद्य का मतलब होता है जो हम आम चाल की भाषा में जो अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूं ये गद्य है। अगर मैं तुमसे बात शेरो शायरी कविता या गीतों के मार्फत करने लग जाऊं तो वो कौन सा शिक्षण हो जाता है, वो पद्य शिक्षण हो जाता है। तो भाषा के अंदर गद्य भी आएगा, भाषा के अंदर तुम्हारे पद्य भी आएगा। तो आप कतई ये नहीं कह सकते कि किसी भी बात को स्पष्ट कहना भास धातु का अर्थ देता है। अरे कोई आदमी ने मान लो कोई स्टेटस लगा दिया, स्टेटस लगाते होंगे, लगाते हो ना? नहीं लगा, लगाया करो, है ना। वो ऐसे ही ऑप्शन नहीं दिया है, ऐसे थोड़ी उधर मुंह देख के या दूसरों के स्क्रीनशॉट लेते रहते हो, खुद भी लगाओ कभी, स्टेटस लगाने के लिए है वो। तो अब सुनो, किसी ने मान लो कोई स्टेटस लगाया, अब बेचारा वो रीट में फेल हो गया और उसने एक रीट के लिए कोई बेवफाई का गीत लगा दिया, तो क्या वो भावों को स्पष्ट तरीके से आप तक पहुंचा पाएगा? क्या नहीं पहुंचाएगा। उसने एक रीट के लिए गीत लगाया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अब आप तो ये सोच रहे हो कि इसको कोई छोड़ के चली गई, छोड़ के कोई नहीं, रीट गई है, उसके लिए उसने अपना दुख यहां पर बयां किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कविता कभी भी किसी बात को स्पष्ट अर्थ में व्यक्त नहीं कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहां पर कहा जाता है कि भास का अर्थ होता है कहना या व्यक्त करना। उसके बाद में आता है कि भाषा जो है वो कहते किसे हैं, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है। भाषा एक वह साधन होता है, वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का क्या करता रहता है, बस आदान प्रदान। आप अपने मन की बातें किसी को बताते हो जिसके माध्यम से, वो क्या है, भाषा है। क्लियर है बात? उसके बाद में आपने कहा कि विचार आदान प्रदान का साधन, आदान प्रदान का साधन। उसके बाद में आती है कि भाषा के रूप कितने होते हैं। रूप का मतलब होता है तुम्हारे मन में कोई बात आती है, तुम किसी व्यक्ति तक कितने तरीके से पहुंचा सकते हो। 3 तरीके से पहुंचा सकते हैं। एक तो मौका मिले तो बोलकर, नहीं तो लिखकर, और इशारों ही इशारों में तो खैर चलता ही रहता है। हाँ, तो ये 3 चीजें हैं जिसके द्वारा तुम अपने विचार क्या करते हो, एक दूसरे तक क्या करते हो, संप्रेषित करते हो। लेकिन यहां पर तुम्हारे द्वंद्व आता है एक दिमाग में। किताबें पढ़ते हो तब समस्या आती है। गुरुजी ने लिखा है 3 रूप, किताब कह रही 2 रूप। गुरुजी ने लिखा है 2 रूप, किताब कह रही है 3 रूप। हम क्या करें? हम तो खैर जो मौका मिले उस हिसाब से करना है, बाकी करना भाषा के रूप में क्या, वो सुनो ध्यान से। 3 माने के 2 माने। हिंदी आपको जो पढ़ाई जाती है उसके 2 आधार हैं। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आधार है वैज्ञानिक, और दूसरा जो आधार आपको पोर्शन पढ़ाया जाता वो है व्याकरणिक। तो पहला भाग तो चलेगा व्याकरण के आधार पर, दूसरा चलता विज्ञान के आधार पर। क्योंकि हिंदी के बारे में आप पढ़ते हो कि हिंदी वैज्ञानिकता प्रदत्त भाषा है, हिंदी में विज्ञान है, हिंदी में सर्वाधिक वैज्ञानिकता पाई जाती है। हालांकि हम सुन के बड़े खुश होते हैं, अच्छा हमारी हिंदी में वैज्ञानिकता पाई जाती है। खुश नहीं होना है, वैज्ञानिकता का मतलब है कि इसमें अगर मगर बहुत है। व्याकरण पढ़ते हो तब कितना संशय होता है। एक नियम लिखाया मैंने आपको, ऐसा करने पर ऐसा होता है, बड़ी मुश्किल से वो नियम आपके दिमाग में बैठने ही वाला होता है कि लिखाता हूं कि लिखो नोट डाल के नीचे अलग से, ऐसा करने पर ऐसा नहीं होगा। तो बड़ी मुश्किल से तो ऐसा करने समझ में आया, फिर वैसा, और फिर भी आपने दिमाग को कहा कि ले भाई एक बात और बेटा, तब मैंने कहा लिखो विशेष, ऐसा और वैसा करने पर दोनों तरफ ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा। अब बच्चा यहां पर लगता है कि मामला खत्म है, अपने को पढ़ना ही नहीं है। कंपटीशन में आता है तब बच्चे को पता चलता है कि गणित बहुत ज्यादा सरल थी अपेक्षा करते हिंदी के। अरे गणित में उसने कहा कि पाई आर स्क्वायर का मतलब ये होगा, मतलब ये होगा। हिंदी ने आज तक किसी बात को स्वीकार नहीं किया है। और उसके बाद में वैज्ञानिक पैदा हो गए हिंदी के बहुत सारे, मैं ये कह रहा हूं और फलाना वो कह रहा है, मैं अभी आपको कह के जाऊं मैं ये कह रहा हूं। फिर बच्चा कहे हम एग्जाम में क्या करें? इसका मतलब एग्जाम में तुम्हें पेपर लेके भाग जाना चाहिए, बैठते ही तुरंत ओमार भरनी नहीं है। क्यों बैठो?
जब बातें स्पष्ट ही नहीं, उसको लिख के दे दो। हमें अभी तक स्पष्टीकरण नहीं मिला हिंदी को लेकर के, पेपर लेके तुरंत भाग जाओ। अब सुना रहा हूं, भागना नहीं है, रेल बना देंगे, ध्यान रखना है। सुनो तसल्ली से। भाषा के वास्तव में वैज्ञानिकता के आधार पर, व्याकरण के आधार पर दो ही रूप होते हैं, लेकिन भाषा का जब विस्तृत अर्थ लेता हूं विचार आदान प्रदान करने के लिए, तो तीसरा गौण रूप हम मान सकते हैं। मैं एक वाक्य बोलता हूं, क्योंकि इस वाक्य के आधार पर आपको मैं डिफाइन करके बताऊंगा कि वास्तव में भाषा का तीसरा रूप सही मायने में होता है कि नहीं होता है। उससे पहले एक कथन, एक जवाब आप दीजिएगा। क्या प्रत्येक भाषा का अपना स्वतंत्र व्याकरण होता है कि नहीं होता है? होता है। कितने विद्वान मानते हैं कि नहीं होता है? अच्छा, एक है, दो है, और कोई ऐसा जो पीके के साथ आया हुआ मंगल ग्रह से 3। एक बात बताओ मुझे, कितनी बेहुदा सोच है अपनी, खतरनाक वाली। ऐसी कोई भाषा ही नहीं जिसका व्याकरण नहीं होता। भाषा की संरचना ही व्याकरण के आधार पर की गई है। भाई आप शुद्ध अशुद्ध का निर्धारण करोगे किसके आधार पर करोगे? व्याकरण के आधार पर करोगे। आपको लिखाया जाता है, कोई वाक्य बोला, आप तुरंत कहते हो सर ये व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य सही है क्या? मैंने जैसे लिखा कि राधा खाना खा रही है, बच्चा तुरंत पूछेगा क्या सही है? व्याकरण की दृष्टि से सही है? तुरंत जवाब होगा नहीं, अशुद्ध है, क्योंकि खाना खाती नहीं है कभी भी। ये मैंने कह दिया, ये तुरंत गलत है। तो अब सुनना ध्यान से। भाषा के विचार के पहले तो दो रूप बताता हूं, उसमें अपन व्याकरण चेक करेंगे। पहला तो भाषा का रूप होता बोलकर, और भाषा का प्रधान रूप हमेशा ही मौखिक ही होता है, याद रखें। और दूसरा विचार किससे व्यक्त करते हो? लिखकर। अब मैं एक कथन बोल रहा हूं, सुनना। सीता खाना खाता है, वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है, शाबाश। अब यहां पर मैंने ये लिखा सीता खाते हैं, वाक्य सही है गलत है? गलत है। अब आ गई बात किसकी? तीसरे की। और तीसरे की बात करें तो तीसरा किसके आधार पर बात करेंगे? इशारों के आधार पर। और इशारों की बात करता हूं तो बहुत आराम से सुनना मेरी बात को। हम ऐसा नहीं कह रहा हूं इशारा मान के नहीं चलना है या इशारा भाषा नहीं है, लेकिन व्याकरणिक आधार पर संकेत भाषा है कि नहीं है वो बताना है। मैंने इनको इशारा किया खड़े होने का, डरे नहीं, शांत बैठे रहे। हाँ, मैंने इनको इशारा किया खड़े होने का, वापस इनको बैठने का इशारा किया। ये इशारा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पता है क्या? क्योंकि ये इशारा तो मैं ऐसे भी इनको भी कह सकता हूं, ऐसे इशारा करके मैं पूरी भीड़ को खड़ा कर सकता हूं, एक वचन के लिए, एक बहुवचन के लिए। या कहीं पर ऐसा किताब में लिखा हुआ है क्या कि पुल्लिंग जो होता है उनको ऐसे बिठाया जाए, स्त्रीलिंग को उल्टे हाथ से बिठाया जाए, एक वचन को ऐसे बिठाया जाए, बहुवचन को ऐसे बिठाया जाए? इशारों में कोई व्याकरण लगता है क्या? नहीं लगता है। उसके बाद में हम भाषा का वैज्ञानिक रूप लेते हैं। वैज्ञानिक रूप तुम्हें मैं भाषा प्रयोगशाला में लेके गया, तुम्हारी आवाज को मैंने रिकॉर्ड करके मशीन में चेक किया कि तुम्हारे उच्चारण का पुट शुद्ध है कि अशुद्ध है। फिर तुम्हारी लेखनी को मैंने मशीन में डाला, जो पत्र लिखा हुआ था वहां पर चेक किया हमने कि आपने लिखा वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। लेकिन क्या इशारे मशीन में जा सकते हैं क्या? कि अब मशीन में जाएगा और वहां पर लाल बिंदु में कुछ लिखा हुआ आएगा कि ये खोटा है? तो भाषा का सांकेतिक रूप मैं नहीं कहता हूं कि नहीं होता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मानकीकरण और वैज्ञानिकता के आधार पर भाषा का सांकेतिक रूप होता नहीं है। इसको लिख के चलते हैं गौण रूप के रूप में। तो रूप जो होते हैं वो मुख्यतः दो होते हैं, एक तो होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। ये ध्यान रखिएगा, दो रूप होते हैं, एक तो होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। तीसरा रूप होता है वो होता है गौण। गौण मन किसको कहेंगे अपन? सांकेतिक। ये अपने राशन कार्ड का एक ऐसा सदस्य है जिसके नाम से केवल सहकारी कोटे से गेहूं उठाए जाते हैं, बाकी ये कोई काम का आदमी नहीं है। समझ रहे हो बात को? बस वो है जिसका आगे कोई भविष्य नहीं है, जिसके बामासा कार्ड बनने के चांसेस नहीं आगे, वो आदमी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये है सांकेतिक रूप। अब आगे बात करें तो सबसे पहली बात आती है यहां से
जो अपने अंदर भाषा आई है, आप जो भाषा का प्रयोग करते हो, पहले तो यह कल्पना करो कि अपने अंदर भाषा नहीं होती तो क्या होता। तो पहले दिन तो यह दिन नहीं होता, पहली बात ये क्लास नहीं होती, पहली बात ऐसा कुछ बना हुआ ही नहीं होता, क्योंकि जब भाषा ही नहीं होती अपने अंदर तो आप में से कोई कहीं ना कहीं अभ्यारण्य में बैठा रहा होता, आप में से एक दो का शिकार तो वो चीते कर चुके होते जो बाहर से लाए गए हैं, 2 दिनों में हो जाते कहीं पर होते हैं। क्योंकि आदि मानव कहां रहता था, जंगलों में रहता था। वैसे यूं देखा जाए तो अच्छी जिंदगी थी वास्तव में। ये किसके लिखे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और वास्तव में डेस्टिनेशन ही मौत है अपना। जब मंजिल मौत है फिर भी अपन माता पौड़ी कर रहे हैं, लास्ट में जाते पता मरना है। तो आधी जिंदगी बहुत अच्छी थी, ऊला लाला जिंगा लाला करते, आराम से फल फ्रूट खाते, मस्त, कोई विधियां नहीं पढ़नी है। एक ही विधि आनी चाहिए, फल तोड़ने की विधि। जब चाहे नहाए, जब चाहे धोए, कोई टेंशन नहीं, पेड़ के लटक के जब चाहो नींद लो। अब यहां पर यह समस्या ही समस्या है। तो क्या भाषा एक दिन में विकसित हुई थी अपने अंदर कि रात को सोए तेर सुबह भाषा पैदा हो गई? भाषा विकसित होने में लाखों वर्ष लगे थे, ऐसे एक दिन में भाषा विकसित नहीं हुई थी। आदि मानव के पास में, मैं भाषा उत्पत्ति की बात कर रहा हूं, फिर सिद्धांत बताऊंगा, पहले व्यवहारिक बात बता रहा हूं। अपने अंदर जो भाषा का विकास हुआ था, अपने को तो क्या पकी पकाई चीज मिली है। आपको घर वाले कई बार बोलते होंगे, बेटा तुझे अभी पता नहीं है, पैसा बहुत मुश्किल से होता है, तुझे पकी पकाई जाती है, तू मांगता है तब तुझे झट से मिल जाता है, तब समझ में नहीं आता। मतलब आदि मानव ने भी हमें भाषा पका कर दी थी, हमें पता ही नहीं भाषा का आविर्भाव कैसे हुआ था। लेकिन मूलतः भाषा की जो उत्पत्ति थी वो ध्वनि से हुई थी। ध्वनि वही थी जो आदि मानव के पास स्पष्ट नहीं थी, वो आवाजें थी। वह क्या कालांतर में वो ध्वनियां आपस में जुड़ती गई, और जुड़ते जुड़ते लाखों वर्ष लगे थे, जब उनका कोई ना कोई क्या निकाला जाने लगा, अर्थ निकाला जाने लगा। तो सबसे पहली बात सुनना, भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में। हाँ भाई, भाषा की उत्पत्ति एग्जाम में सवाल आता, बहुत बार सीटेट में मैंने सवाल देखे, आपने दिया तो आपने भी देखा होगा जरूर। भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपसे सीधा सा सवाल पूछ ले कभी भी एग्जाम में कि भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो तुम एक ही सिद्धांत का नाम दोगे, और वो कौन सा सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत? बस, अगर तुम्हें यह पूछे कि पतंजलि के अनुसार, या यह पूछे कि भारतीय मतानुसार भाषा की उत्पत्ति किस सिद्धांत से होती है, तो आपको कुछ अलग बात करनी है। भारत में आपने पढ़ते, समझते, उठते बैठते ये चीज, एक चीज ऑब्जर्व जरूर की होगी, भारत में जब भी कोई सोर्स नहीं मिलता है, किसी चीज का साधन नहीं मिलता है, तो हमने वो बिल भगवान के नाम फाड़ दिया। बोलो ये भगवान ने किया है। यही पतंजलि ने कहा था कि भाषा की जो उत्पत्ति होती है वो किस सिद्धांत से होती है? देवीय सिद्धांत से होती है। हालांकि ये यहां पर एक गड़बड़ कर गए। गड़बड़ क्या की? ये वापस घूम के यहां पर आ गए थे, इनको पता ही नहीं चला। भारतीयों की एक महती विशेषता बताता हूं आपको, मनोवैज्ञानिक हो चाहे भाषाविद हो, भारतीय मनोवैज्ञानिक कभी खुद के साथ में संतुष्ट और स्पष्ट दोनों ही नहीं थे। कभी भी उन्होंने कभी स्पष्टीकरण दिया ही नहीं। देखना, देवीय सिद्धांत की बात वापस ध्वनि सिद्धांत पर आके ही रुकेगी। पतंजलि कहते हैं कि भाषा का जो आदि गुरु है वो कौन है? ईश्वर है। भाषा का आदि गुरु कौन है? ईश्वर है। उन्होंने कहा भगवान ने अपने को भाषा दी थी। आदि का मतलब होता प्रारंभ। फिर इनसे पूछा गया आपको कैसे पता? तो ये कहते हैं कि प्रजापति एक यज्ञ हुआ था बहुत पहले, कभी पढ़ा हो किसी ने तो प्रजापति यज्ञ के बारे में, काव्य शास्त्र में पढ़ाते हैं हम लोग उसको। उस प्रजापति यज्ञ में लिखा गया था, आप पढ़ते हो माहेश्वरी सूत्र संस्कृत में, वो प्रजापति यज्ञ में लिखा गया है कि शिव के डमरू से 5 स्वरों की उत्पत्ति हुई थी। अब सुनना आराम से, मैंने क्या कहा? यह आदमी भूलकर वापस कहां आ गया? शिव के डमरू से उत्पन्न हुई थी। तो डमरू बजा था तब क्या उत्पन्न हुई थी?
बात तो वही कह रहा है। ध्वनि सिद्धांत मैक्स मुलर ने दिया था और मैक्स मुलर ने कहा था कि भाषा का आदि गुरु अगर ईश्वर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाषा वास्तव में ध्वनि का ही परिणाम है। उसने सीधी बात कही थी कि ध्वनि का परिणाम है। लेकिन पतंजलि घूम के यहां आया था। पतंजलि ने बात को घुमा के कहा था कि देवीय सिद्धांत से उत्पत्ति होती है और प्रजापति यज्ञ के अनुसार शिव के डमरू से माहेश्वरी सूत्र बताया जाता, जहां 5 स्वरों की उत्पत्ति हुई थी। तो फिर शिव के डमरू से तो मेरे भाई ध्वनि तो निकली थी, तो फर्क क्या हुआ? उसने डायरेक्ट कहा ये शक्तिमान है, उसने कहा ये गंगाधर है, आवश्यकता पड़ने पर ये शक्तिमान बनेगा, बाकी कोई फर्क नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो वास्तव में देखा जाए तो भाषा की उत्पत्ति कहां से होती है? ध्वनि से होती है। देवीय सिद्धांत किसने दिया था? पतंजलि ने। किसने दिया था? पतंजलि ने दिया था। पहली बात तो ये याद रखिएगा। लेकिन ध्वनि सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स मुलर ने। इस सिद्धांत का दूसरा नाम जो है वो याद रखिएगा, कौन सा सिद्धांत कहलाता है? डिंग डोंग का सिद्धांत कहलाता है। भाई जब आवाज उत्पन्न होती है तब डिंग डोंग की आवाज आती है। आप कभी गीत नहीं गुनगुनाते हो? गुनगुनाते हो? कौन कौन नहीं गुनगुनाता? हाथ ऊपर करें। अच्छा, आपका हाथ फिक्स है नहीं में, कहीं पर भी आओ नहीं कहा। आप आगे धरती पर कभी आने ही हो? नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, अभी भी उनका नकारात्मक उत्तर है। गीत गुनगुनाना चाहिए, अच्छी बात है ना, क्योंकि एक तो गीत से भूत पास में नहीं आते हैं। रात के अंधेरे में गीत गाते हो? नहीं गाते हो? भाई अपने घर से ताऊ जी के घर जा रहे हो, 500 मीटर का डिस्टेंस है, तो रात को गीत क्यों गा रहे हो? इतना सुरीला भी नहीं गाते अपन कि कोई सुन के मोहित हो जाए। अपना इतना मंतव्य होता कि गीत गाएंगे तब भूत पहले तो गीत के नोट्स बनाएगा, तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। और जब गीत गाते गाते बीच में ये शब्द हम प्रयोग में लेते हैं, डिंग डोंग। ऐसा नहीं है कि तुम धुन बजा रहे हो, वो क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि उस समय अपने को याद नहीं है कि उस गायक कलाकार ने शब्द क्या बोला था, इसलिए हम भूल जाते हैं, तो बीच में डिंग डोंग टिंग टोंग करने लग जाते हैं, बाकी कोई धुन उत्पन्न नहीं होती है। तो ये याद रखिएगा, ध्वनि सिद्धांत मैक्स मुलर का है। डिंग डोंग, इसको एक और नाम दिया जाता है लोह तत्व का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? लोह तत्व का सिद्धांत। तो वापस सुन लो, भाषा भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना या व्यक्त करना, विचार आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। मुख्यतः 2 रूप है, गौण, तीसरा सांकेतिक है। उसके बाद में अगला बिंदु आता है आपके भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति सीधा सवाल बने तो ध्वनि सिद्धांत किसने दिया? मैक्स मुलर ने। भारतीय सिद्धांत, देवीय सिद्धांत किसने दिया? पतंजलि ने। भाषा का आदि गुरु ईश्वर को माना था, किसने माना था? पतंजलि ने। ये सामान्य बातें वो आपको लेके चलनी है। भारतीय, मैं फिर से कह रहा हूं, मत मतांतर कभी स्पष्ट नहीं थे। आप साइकोलॉजी पढ़ते हो, मनोविज्ञान आप पढ़ते हो, कभी भी भारतीय की परिभाषा पहचान नहीं है। तो मेरा देसी फंडा यह कहता है कि जो लंबी चौड़ी बात लिखी गई है वो भारतीय गरीब आदमी है जो कभी समझ ही नहीं पाए क्या है, इसलिए वो लाइनें लिखता ही गया, बोला ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है। बाकी अंग्रेजों की परिभाषाएं देखो, एक कथन में खत्म। तो इसलिए थोड़ा सा भारत में साइकोलॉजी को लेकर के कंफ्यूजन रहता है। तो पहले बढ़िया से आप हेडिंग डालिएगा, भाषा, और लिखना शुरू करें। हेडिंग डालें भाषा और लिखिएगा, भाषा शब्द भास धातु से बना है। भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ कहना या व्यक्त करना है। कहना या व्यक्त करना है। कहना या व्यक्त करना है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, भाषा वह साधन है, भाषा
वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करता है, लाइन चेंज करके लिखिएगा। मनुष्य अपने विचार मुख्यतः मौखिक तथा लिखित रूप में व्यक्त करता है। मौखिक तथा लिखित रूप में व्यक्त करता है। लेकिन आवश्यकता के अनुसार संकेत के माध्यम से भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। अपने विचार व्यक्त कर सकता है। हेडिंग डालें, भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति। लिखिएगा, भाषा की उत्पत्ति ध्वनि से मानी जाती है। ध्वनि से मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि आदि मानव की ध्वनियां आपस में मिलती गई तथा धीरे धीरे सार्थक हो गई। धीरे धीरे सार्थक हो गई मतलब अर्थ देने वाली। वास्तव में एक अनुमान कह सकते हैं, क्योंकि पता किसी को नहीं है। दो चीजों का पता नहीं है, एक आगे बताऊंगा, एक की बात करें। एक समय तो ऐसा जरूर रहा होगा जब मनुष्य कभी ध्वनि भी मतलब आदि मानव कभी ध्वनि भी निःसृत नहीं करता था। कभी तो ऐसा समय रहा होगा। जैसे पीके मूवी में आपको यह बताया गया था। पीके मूवी देखी हुई है? कोई बात नहीं देखी हो तो सिलेबस में नहीं है, जिसके देखी हुई है अच्छी बात है। उस मूवी में जेल का वो दृश्य आपको याद होगा, जब आमिर खान एक कथन कहता है। वहां से देखो तुम्हारा ओपिनियन क्या रहा हो, एक मनोविज्ञान का टीचर देखते समय क्या कह रहा होगा। और मैंने एक भाषा शिक्षक के तौर पर जब देखा तब मैंने एक कथन को ऑब्जर्व किया कि शायद जो कथन उसने कहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं भाषा शिक्षण के सिद्धांत का एक लॉजिक उसने कहा है। उसने कहा कि हमारे गोले पर कनु भाषा ही नहीं है, सब माइंड से बतियाते हैं। वहां पर
इसका मतलब हम भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक दौर, एक समय ऐसा रहा होगा कि जब हमारे यहां पर भी सब लोग माइंड से बतियाते थे। भाई सारी चीजें जो वो बता रहा है ना पीके, वो हमारे यहां के मानव में है जो उसके ग्रह पर है। उसने जब कपड़ों का जिक्र किया तो आप देखो आदि मानव के बारे में ही अपने को मिलता है कि पहले मनुष्य के वस्त्र नहीं थे आदि मानव के। उसके बाद में अपने सामाजिक में पाठ हुआ करते थे पहिए का आविष्कार। उसमें अगर किसी को याद आ रहा है तो घास फूस के वो नेकर बना के पहने हुए फोटो अगर किसी को अभी दिख रहे हैं तो वो फोटो आते थे अपने। तो वो पहला फैशन वो था, अपना ड्रेस आई थी वो। जो आजकल के जो छोटे बच्चे जिसको स्कर्ट कहते हैं, अपने गवर्नमेंट स्कूल में वो घघरी है, यहाँ शहर में आकर के वो घघरी स्कर्ट बन चुकी है, बस फर्क इतना ही है। तो वो उस टाइप के लोग कपड़े पहनते थे। तो वहां पर उसने बहुत कुछ कहा था। तो वहां पर ये अनुमान लगा के चल सकते हैं कि भाषा पहले थी नहीं, वास्तव में ये ध्वनि से ही उत्पन्न हुई थी। अगला बिंदु स्टार लगा करके एक लिखिएगा, भाषा के संदर्भ में, भाषा के संदर्भ में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन, ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स मूलर ने किया था। मैक्स मूलर ने किया था, जिसे डिंग डोंग या, जिसे डिंग डोंग या लोह तत्व का सिद्धांत कहते हैं, जिसे डिंग डोंग या लोह तत्व का सिद्धांत कहते हैं। डिंग डोंग या लोह तत्व का सिद्धांत कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा, भारतीय विद्वान पतंजलि के अनुसार, भारतीय विद्वान पतंजलि के अनुसार, पतंजलि के अनुसार भाषा का आविर्भाव मतलब उदय, भाषा का आविर्भाव देवीय सिद्धांत से हुआ, देवीय सिद्धांत से हुआ, देवीय सिद्धांत से हुआ। पतंजलि ने ईश्वर को, पतंजलि ने ईश्वर को भाषा का आदि गुरु माना। आदि में दी छोटा, आदि मतलब होता प्रारंभ, आदि गुरु माना। और आदि बड़ा होते ही क्या हो जाता है, आदत, लत, जिसको शुद्ध व्याकरण में कहते हैं अभ्यस्त, ध्यान रखिएगा। तो आदि गुरु ईश्वर को माना। अब सुने आगे की बात। अब आपको एक भाषा के संदर्भ में कुछ विचार पढ़ के चलने हैं। जैसे पुराने वाले बच्चों को काफी सारी चीजें याद भी होगी। भाषा के संदर्भ में विचार का मतलब है, ना मैं हिंदी की बात करूंगा ना अपन अंग्रेजी उर्दू किसी की बात, हम केवल बात करेंगे किसकी, भाषा क्या है। तो भाषा के संदर्भ में बात करूं, विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं आती है कि इसने भाषा को क्या कहा था, इसने भाषा को क्या कहा था, इसने भाषा को क्या कहा था। जैसे चूंकि तुम तो फर्स्ट लेवल से आते हो, तो तुम्हारे गणित में जैसे परिभाषाएं पूछी गई थी, हालांकि हिंदी में नहीं आई थी परिभाषा रीट के अंदर, लेकिन गणित में डेफिनेशन आई थी डायरेक्ट कि ये कथन किसका है। क्योंकि गणित भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि गणित भी अपने आप में एक क्या है, भाषा है।
ये शायद रीट में पढ़ा तभी पता चला गणित भाषा, बाकी आज तक अपने लिए गणित एक विषय हुआ करता था, लेकिन यहां आने के बाद पता चलता कि गणित भी एक हिंदी की तरह ही एक भाषा है। तो उसी तरह की परिभाषा हिंदी में भी पूछी जा सकती है, क्योंकि जब गणित में पूछी गई है तो हिंदी में भी पूछी जा सकती है। तो क्या गणित की परिभाषाएं आप पढ़ के जो गए थे वो रट के गए थे कि सांकेतिक याद किया था, या रट के गए थे? पूरा कथन से कथन रट के गए। इसका मतलब आपके 5-7 परिभाषाएं होगी पूरी मिलाकर के सिलेबस में, जो 5-7 आपने रट ली। कभी भी रटना नहीं है। रटने की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब लिखना पड़े, क्योंकि अपने पास में खोपड़ा जो है वो छोटा सा है, इतना सा माइंड है। उसके बाद में दुनिया भर की देन तुम्हारे पास में है। भाई तुम्हें यह भी चिंता है कि वो चीते वहां आए, उनको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। थर्ड ग्रेड में क्या होगा मुद्दा नहीं है। सुबह आए थे तब पड़ोस वाले 2 आंटी जी लड़ रहे थे, अब आपको ये टेंशन है उनके कहीं समझौता तो नहीं हो गया, कहीं मैं जाऊं तब तक। आपका दोस्त जो 2 दिन से आपसे बात कम कर रहा, आपके रूम में रह रहा, फोन में घुसा घुसा सा रहता है, आज आपके साथ कोचिंग भी नहीं आया, कहीं वो गायब तो नहीं हो गया आज, वो टेंशन है आपको। बाकी पेपर का कोई मुद्दा ही नहीं है। पेपर तो सरकार की तरह है, आएंगे जाएंगे, बस जिंदा रहना जरूरी है। तो सुनो ध्यान से, हमें सांकेतिक शब्द याद करके चलने। ऐसे तो अगर परिभाषा याद करने बैठ जाओ तो तुम बर्बाद तो मनोविज्ञान में हो जाओगे। बाकी छोड़ दो बातें, अपने तो मनोविज्ञान ही खूब है और इतना ही है। ऊपर अंदर जाती डाटा तो फिर मेरे जैसे हिंदी सब्जेक्ट का तो नंबर आएगा तब ऊपर से लिखा आएगा मेमोरी फुल, फिर डिलीट करो। क्या करोगे? डिलीट। और डिलीट तो याद किया हुआ डिलीट करना भी मुश्किल है। तो मेरे कहने का इतना सा अर्थ है, मैं तुम्हें परिभाषाएं तो पूरी लिखाऊंगा शब्द से शब्द, पर तुम्हें शब्द से शब्द याद नहीं करना है। तुम्हें केवल कोडिंग प्रणाली काम में लेनी है। एक शब्द आया तुरंत पकड़ा। जैसे गणित की तुम परिभाषाएं पढ़ के जाते हो, भाई गणित को रानी किसने कहा, नौकर किसने कहा, पत्थर के समान किसने कहा, तो अमूर्त गणित को विषय किसने माना, गणित को विज्ञान किसने कहा, सभ्यता और संस्कृति की जननी किसने कहा, गणित का निर्माण राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में किसने कहा। तो राष्ट्र आया, आपने कहा राष्ट्र की बात राजा करता, राजा आया तो नेपोलियन राजा था, बात खत्म यहां से। तो ये जो संकेत याद करके चलते हो, उसी तरह तुम्हें हिंदी में परिभाषाएं याद करके चलनी है, ये याद रखिएगा। तो कुछ परिभाषाएं पाश्चात्य विद्वानों की होगी, कुछ परिभाषाएं भारतीय विद्वानों को होगी, ये ध्यान रखिएगा। मैं वही परिभाषाएं आपको लिखाने पर बल दे रहा हूं जो आज तक मैंने कहीं ना कहीं किसी पेपर में देखी है। अब चिंता मुक्त रहिएगा, मैं समूचे हिंदी भाषी जो क्षेत्र है भारत के, उन तमाम क्षेत्रों के परिभाषाओं को समेट के पढ़ाऊंगा, क्योंकि शायद कुछ बच्चे जानते हैं या नहीं जानते हैं। आपको बता दूं, मैं हर उस हिंदी भाषी क्षेत्र में पढ़ाता हूं जहां पर हिंदी बोली जाती है और हिंदी पढ़ी लिखी जाती है। एमपी, यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, तो सबके पेपर मैंने देख रखे बढ़िया से। उनमें जो जो परिभाषाएं आज तक पूछी गई है वो तुम्हें मैं लिखाऊंगा, और अगर उससे बाहर कुछ आ जाए बढ़िया है, कोई बात नहीं, छोड़ के आ जाना अपने। क्योंकि जब इतना पढ़ने के बाद तुमसे नहीं होगा तो फिर मैं इस बात को लिख के देता हूं, किसी से नहीं होगा, चिंता मुक्त रहो। जब अपने से नहीं होता तो किसी से नहीं होगा। लेकिन हाँ, तालियां नहीं बजानी है। ना तो संसद है, ना ही मैं नेता हूं। इसका मतलब मैंने घोषणा की है कि 300 करोड़ की परिभाषाओं का बजट जारी किया जाएगा और पिछड़े क्षेत्रों को ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। और ज्यादा तालियां नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा तालियां बजाना सामाजिक कृत्यों के विरुद्ध है। समझ रहे हो बात को? लिखा जाता ना राशन कार्ड में नाम, परिवार के मुखिया के साथ संबंध, फिर आता है लिंग। तो तालियां नहीं बजानी है, अच्छे बच्चों की तरह बैठा रहा करो। मैं तालियों से खुश नहीं होता हूं। मेरी खुशी उस दिन है जिस दिन जो पढ़ाऊंगा, चाहे आपको यकीन हो ना हो, जिस दिन तुम्हारा पेपर होता है उस रात तुमसे ज्यादा चिंतित हम लोग होते हैं। क्या जो पढ़ाया है, इतनी मेहनत की है, पेपर में नहीं आया तो क्या होगा? क्योंकि हजारों लाखों बच्चों का भविष्य और विश्वास हमारे ऊपर से खत्म हो जाता है।
हमें कोई शौक नहीं होता है कि बच्चों से पूछे कौन कौन से प्रश्न है। सबसे पहले मैं तो पेपर देखते यही देखता हूं, मुझे याद है मैंने क्या क्या लिखा है, आया कि नहीं आया। आता है ना तब जाकर के सांस में सांस आती, हाँ बस सांस आ गया, पढ़ाया हुआ। तो उस दिन तुम ताली बजाओ, उस दिन का मजा आएगा। बाकी पहले तालियां नहीं बजानी, मैं पहले बता रहा हूं, अच्छा नहीं लगता है। और पड़ोसी भी आपको ऐसे अलग नजर से देखता कि इतनी क्या तालियां बजाता है। हाँ तो सुनो आराम से। सबसे पहली बात परिभाषाओं से सुनना, कुछ विद्वानों की बात कर रहा हूं। नंबर 1 विद्वान सुने। सबसे पहले प्लूटो, अरे बात नहीं। दूसरी बात दंडी। तीसरी बात सीताराम। हाँ भाई, जो बच्चे पढ़ के गए अगर उन्हें अब भी वापस याद नहीं आए तो फिर सोच लेना मामला खराब नहीं है, आईसीयू की स्थिति है। फिर अब भी अगर लगे ना अब ये क्या है, मतलब ये क्या है, अब प्लेटो लिखते ही आपके सामने वो शब्द वापस मस्तिष्क पटल की स्क्रीन पर आना चाहिए कि इसने कहा था आत्मा की मुख बातचीत की बात की थी। ध्यान रखिएगा। तो है तैयारी बेहतर, नहीं तो जो 90 नंबर आ रहे हैं ना उसमें से तकरीबन 88 तुक्के हैं। 2 सवाल तुम करके आयो मन से। सुनो आराम से, सुन लो आराम से। 3 कथन दे रहा हूं। सबसे पहली बात, आत्मा की मूक बात, 3 लोक, सुन लो तसल्ली से, काम खत्म है। सबसे पहली बात प्लूटो, परिभाषा सुने फिर याद करवाऊंगा। प्लूटो कहता है कि भाषा हमारी आत्मा की मूक बातचीत है। मूक मन गूंगी, गूंगी मन बिना आवाज के। भाई तुम लोग क्या सोच रहे हो, पड़ोसी को पता है क्या? नहीं। हाँ, पड़ोसी अगर भोपा है तो उसको पता है तुम क्या सोच रहे हो, बाकी पड़ोसी को नहीं पता है तुम क्या सोच रहे हो। ऐसे चुपचाप बैठ जाओ, वो तुरंत पूछ लेगा क्या सोच रहा है। फिर आप झूठ मूठ का कुछ भी कह लो, और कभी कहना ही नहीं, इस बात में कभी सफाई मत दिया करो। पड़ोसी पूछते हैं दोस्त आपसे क्या सोच रहा है, 99% दोस्त ऐसे होते हैं, आप जब कह दोगे ना मैं ये सोच रहा हूं, उसके बाद उसका उत्तर फिक्स है, ले अब बता सही से क्या सोच रहा था। तो अपने मना कर देना तुरंत, कुछ नहीं सोच रहा था। तो भी ऐसे क्यों बेटा, मैं यही सोच रहा हूं कि तू सोच रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूं, बस मैं यही सोच रहा हूं बैठ के, उसको जवाब ही नहीं देना। तो गूंगा, आत्मा की मूक और 3 लोग की बात कर रहा हूं। प्लेटो कहता है कि भाषा हमारे आत्मा की मूक बातचीत है जो ध्वनि के रूप में अपने होठों से निकल करके विचार व्यक्त करती है। ध्वनि के रूप में कहां से निकलती है? होठों से निकलती है, और फिर क्या व्यक्त करती है? विचार व्यक्त करती है। लेकिन पूरा कथन नहीं, अपने को एक ही शब्द याद करना है, आत्मा की कैसी बात? मूक बात, बस। दंडी कहता है, दंडी अलंकारवादी है। आपके काव्य शास्त्र में कोई अगर हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है, भूले भटके विषय ले लिया है, तो उसने कभी नाम पढ़ा होगा दंडी का, बाकी तो दंड पढ़ा होगा जो आपको गुरुजी दिया करते थे अपने को। अब सुनो आगे की बात। दंडी कहते हैं कि तीनों लोक अंधकारमय हो जाते, तीनों लोक अंधकारमय हो जाते यदि भाषा रूपी ज्योति प्रदीप्त नहीं होती। इन्होंने कहा तीनों लोकों में अंधेरा छा जाता अगर भाषा की ज्योति नहीं जलती। अगर आपसे बात करें, जैसे मान लो आप कहीं पर बैठे हो, घर में बैठे हो, बाहर बैठे हो, कहीं बैठे हो, बैठे बैठे आपको कोई आपका दोस्त भाई बहन आपको कुछ इशारों में समझाने का प्रयास करता है, आपको समझ में नहीं आता है, अपने को कितनी झुंझलाहट महसूस होती है। या जैसे कुछ मुंह में डाला हुआ है, वो फिर ऐसे चबाते चबाते ऊँ करते कुछ कहने का प्रयास करता है, तो अपन उसको क्या कहते हैं? या तो इसको थूक के बोल या फिर इसको अंदर निगल के बोल, ऐसे ऊँ तेरा समझ में नहीं आता है। तो सोचो अगर भाषा ही नहीं होती और ऊँ में ही चलता सब कुछ, सब खत्म था, अंधकार में हो जाती दुनिया। ध्यान रखिएगा। अब सुनो अगली बात, सीताराम। एक ही बात याद रखनी है, 3 लोक का स्वामी कौन है?
दंडी है। और कुछ याद नहीं रखना है। 3 लोग आए, दंडी के साथ भाग जाना। 3 लोग कौन से हैं? एक जहां जाने हो, एक जहां बैठे हो, एक जिसकी कल्पना करते हैं। कौन सा लोग? पाताल लोक, जहां पर हम लोग ऐसे अनुमान लगाते हैं। अपने को छोटी कक्षाओं में बताया गया था कि यहां पर नीचे छोटे छोटे आदमी रहते हैं, अपने से छोटे छोटे। फिर जाओ कभी खोद कर रहते हैं तो। खैर, अब सुनो आगे की बात। सीताराम चतुर्वेदी क्या कहते हैं कि भाषा के आविर्भाव से, आविर्भाव का मतलब होता है उदय होने से, भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। विराट मन होता विस्तृत, बड़ा। तो इन्होंने कहा अगर भाषा का आविर्भाव या भाषा का जन्म नहीं होता तो ये गूंगों की एक विराट बहुत बड़ी बस्ती बन जाती। तो ध्यान रखिएगा, गूंगों की बस्ती का मालिक कौन है? सीताराम चतुर्वेदी है। ध्यान रखिएगा, 4 वेदों का ज्ञाता है, 4 भाषाओं को जो जानता है वो है। ध्यान रखिएगा। वापस सुनो, प्लेटो कहता है आत्मा की मुख्य बात है। 3 लोक का स्वामी कौन? दंडी है। गूंगों की बस्ती का मालिक कौन? सीताराम चतुर्वेदी है। सुनो आगे की बात। और उसके बाद में आता है आपके पतंजलि। जरूरी है इस आदमी को लेना। इसके बाद में तुम्हारा काका किटसन आता है। सबसे खूबसूरत परिभाषा इसकी है। शब्द से शब्द याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर बहुत सुंदर बात लिखी थी किटसन ने, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में एक ऐसी महिला जो आगे जाकर के पुरुष बन गई, सुमित्रा नंदन पंत। अपने को पहले तो लगता लुगाई है, बाद में समझ में आया लुगाई नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत आदमी है। ये सबके साथ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आजकल के छोटे बच्चे पूछ लेते हैं टीचर से, हम पूछ नहीं पाते थे क्योंकि हमारे टीचर ही ऐसे ही हुआ करते थे। अगर पूछ लेना सर ये सुमित्रा नंदन पंत आदमी है कि लुगाई है, पहले अपने को मुर्गा बनाया जाता, फिर मारा जाता, फिर बताया जाता कि ये आदमी है। तेरे को इतना ही नहीं पता? तो इतना पता कोई पैदा हुआ था तब दाई माँ थोड़ी था, मैं वहां पता, मेरे को क्या पता? नहीं पता होता है, सीधी सी बात है। पर अपने गुरुजी का एक सिद्धांत होता था, पहले कुटन क्रिया फिर जिज्ञासा समाप्त होती थी। आओ पतंजलि की बात करते हैं। बताइएगा पतंजलि को कहां पढ़ते हो तुम लोग? कभी नाम सुनते हो पतंजलि का? कहां पर? बाबा। हाँ, मतलब क्या हो रहा है? पतंजलि का व्यापार हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यापार। इस आदमी को उस समय पता था कि मेरे नाम का व्यापार होगा, तो इसने इतना ही लिखा था, बस। इस आदमी ने उस समय छाप दिया व्यापार, इसको पता था आगे मैं जाकर के बिकने वाला हूं। तो इन्होंने कहा कि भाषा वह व्यापार है जिसके द्वारा विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान। एमपी टेट मार्च में हुआ था, उसमें यह परिभाषा आई थी कि भाषा वह व्यापार है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। तो ध्यान रखिएगा, व्यापार का अर्थ केवल व्यापार नहीं होता है, व्यापार का अर्थ क्रिया भी होता है। व्यापार होता है करने के अर्थ में। कभी काल पढ़ा हो, टेंस हिंदी में काल, तो वहां पर बताया जाता है। जैसे मान लो मैं आपको पूर्ण भूतकाल की परिभाषा लिखा रहा हूं, तो वहां पर आपको वाक्य लिखाऊंगा कि पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत, या यूं कहे कि वह वाक्य जहां पर क्रिया का व्यापार, बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध, क्रिया का व्यापार। व्यापार मतलब बिकना नहीं है, व्यापार का मतलब है घटित होने के अर्थ में। ध्यान रखिएगा। तो आपके भाषा का व्यापार किसने कहा था? पतंजलि ने। किटसन देखो, किटसन कहता है भाषा की कैसी डंडी? पकडंडी। किटसन कहता आपसे कि भाषा में लिखना और पढ़ना सीखने की बजाय, लिखना और पढ़ना सीखने की बजाय बोलना सीख लेना भाषा की सबसे छोटी पगडंडी को क्या कर लेना है? पार कर लेना है। तो अपने तो इतनी लंबी परिभाषा याद नहीं रखनी है, पगडंडी आते ही किटसन के साथ चले जाइयो, क्योंकि ऐसे शब्द का प्रयोग किसी और भाषाविद ने नहीं किया था। वापस सुनो परिभाषा, किटसन क्या कहता है? किटसन ने कहा कि भाषा में
पढ़ना और लिखना सीखने की बजाय बोलना सीख लेना। भाषा की सबसे छोटी क्या पार कर लेना है? पगडंडी पार कर लेना। तो भाषा की पगडंडी किसकी है? किटसन की है, ये याद रखिएगा। आ जाओ सुमित्रा नंदन पंत की बात। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, बस एक ही बात याद रखो, नाद में चित्र। नाद किसको कहते हैं? किसको? गूंज को कहते हैं। नाद मन क्या होता है? गूंज जो उत्पन्न होती है उसको कहते हैं। और गूंज हमेशा ही किसकी उत्पन्न होती है? ध्वनि की उत्पन्न होती है। भाई बिना आवाज के तो गूंज उत्पन्न नहीं होगी, जब ध्वनि निःसरित होगी तभी तो गूंज उत्पन्न होती है। और उसी संदर्भ में डेफिनेशन सुनना सुमित्रा नंदन पंत की। इन्होंने कहा कि भाषा एक नादमय चित्र है। नादमय चित्र का मतलब क्या है? एक आवाज, एक ध्वनि रूपी चित्र है। जब तुम बोलते हो तो क्या शब्द तुम्हारे चित्र नहीं है क्या? तुम ऐसे बोलो एक बार कमल, अब कमल तुम्हें आंखों के आगे लिखा हुआ दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना, वो उसका चित्र है, ध्यान रखिएगा। कई बार सवाल आता, लिपि चित्रात्मक होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। मैं तुम्हें कहूं क का चित्र बनाओ तो क्या करोगे? क ही लिखोगे। भाई क का चित्र कैसे बनेगा? यही बनेगा, दूसरा तो कोई संभव ही नहीं। चित्र का मतलब क्या है? जैसा है वैसा ही बना दो। अब ये सोच रहे हो ऐसे चित्र तो अपने से बना ही नहीं गए, कभी विज्ञान में तो आए ही नहीं, ये तो हिंदी भाषा है। अपने से चित्र विज्ञान में बनवाए जाते थे, मछली बनाओ और ये बनाओ वो बनाओ, और रात को मछली बना के सोए, सुबह मछली थी नहीं अपने पेपर में। किसी के तो गेंडा निकला, किसी के कुछ और निकला था, क्यों? मछली अपने को बनानी नहीं आती, अपने ये सोचते हैं मछली ये है। अब देख लो अपने हिसाब से कौन सी है, उस हिसाब से ये पंख, उसके फेफड़े है, गलफड़े है, क्या होते हैं? ये बाहर से लाई गई है मछली चीतों के साथ में, अभी जिसकी अभी घोषणा नहीं हुई है ना, उसके लिए जो रीट में पीछे रहेंगे उनको समुद्र में डाला जाएगा खान पान के लिए इसके। अब आ जाओ आगे की बात, वापस सुनो, बढ़िया से सुनना। 6 परिभाषा एक साथ में। आत्मा की मुख्य बात किसने कहा? तीनों लोक का स्वामी कौन? गूंगों की बस्ती किसकी? व्यापार किसने किया? पगडंडी किसकी? और नादमय चित्र किसका? सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि भाषा एक नादमय चित्र है तथा मनुष्य के विवेक तंत्र की झंकार है। विवेक मन होता बुद्धि। भाई अपन क्या बोलते हैं? जो खोपड़े में होता वही बाहर आता है, बाकी तो क्या आएगा? जितना अपन सोचते हैं उतना ही बोलते, जो बुद्धि होती है उसी को व्यक्त करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हेडिंग डालो, भाषा के संदर्भ में विभिन्न मत। भाषा के संदर्भ में विभिन्न मत। हाँ भाई, नंबर 1 लिखें प्लूटो और लिखिएगा भाषा हमारी आत्मा की, भाषा हमारी आत्मा की मूक बातचीत है। हमारी आत्मा की मूक बातचीत है जो कि ध्वनि के रूप में, जो कि ध्वनि के रूप में होंठों से निकलकर ध्वनि के रूप में होठों से निकलकर विचार प्रकट करती है। विचार प्रकट करती है। दूसरी लिखिएगा दंडी। दंडी, इसमें लिखिएगा
तीनों लोक अंधकारमय हो जाते, तीनों लोक अंधकारमय हो जाते यदि यदि भाषा की ज्योति प्रदीप्त नहीं हो पाती, यदि भाषा की ज्योति प्रदीप्त नहीं हो पाती, अगला लिखिए सीताराम चतुर्वेदी। सीताराम चतुर्वेदी लिखिएगा, भाषा के आविर्भाव से, भाषा के आविर्भाव से सारा संसार, सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से, गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। अगला लिखिएगा पतंजलि के अनुसार, पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार है, भाषा वह व्यापार है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद में लिखिएगा किट्सन के शब्दों में, किट्सन के शब्दों में लिखिएगा भाषा में, भाषा में पढ़ना और लिखना सीखने की बजाय, पढ़ना और लिखना सीखने की बजाय बोलना सीख लेना, बोलना सीख लेना, बोलना सीख लेना भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी पगडंडी को पार कर लेना है, भाषा की सबसे छोटी पगडंडी को पार कर लेना है। पगडंडी तो समझते हो या पता नहीं है? ऐसा कोई मान विद्वान विदुषी जो पगडंडी नहीं जानती हो? जानते हैं? डांडी किस भाषा का शब्द है? डांडी, डांडी मारवाड़ी का। कहाँ है मारवाड़ी? हाथों पर करो। अच्छा, शाबाश। तुम में से पूरे में से एक आदमी हाथ खड़ा कर लेना, मैं मान लूंगा सबका उत्तर एक जैसे। जो कॉर्नर में बैठे निर्दलीय सारे, एक जना प्रतिनिधि हाथ खड़ा कर दिया करो। इतने कष्ट मत उठाओ तुम। हाँ बस समझ गए मैं। सुनो, डांडी किस भाषा का शब्द है? मारवाड़ी का।
अरे ऐसे मेले वालों की तरह नहीं करना है ना। हाँ, ये आवाज आई थी, किसने बोला? यहां से जो उत्तर आया वो सही हो सकता है, आपका भी वो उत्तर पहले रहा हो। डांडी तीव्रती भाषा का शब्द है, क्योंकि डांडी अपने यहां पहले हुआ ही नहीं करती थी। आप कहोगे आदमी चलता कहां था? चलता वहीं था। डांडी की आवश्यकता कहां पड़ी? जहां पर पैदल चलना पड़ा। और तिब्बत एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर या तो घोड़ा प्लस गधा इज इक्वल टू खच्चर गधा, वो चलता है, वहां दोनों का मिक्सअप जो संकर रूप होता है वो चलता है, या आदमी पैदल चलता है, वहां डांडी होती थी। अपने तो अब ये जमीनें कम हो गई, तब ये डांडियां वांडियां चल रही है। बाकी आप लोगों को कई बार आपके दादा अपने समय के ऐसे वीर बहादुरी के किस्से सुनाते होंगे, ये जमीन भी हमारी थी, ये भी हमारी थी, ये हमको दे दी, उनको दे दी। उनको पता थोड़ी आप बैठ के गालियां निकालते उन्हें मन में कि इतनी नहीं देता, मैं रीट की तैयारी थोड़ी करता, आराम से बैठा रहा होता। तो उस समय डांडी की आवश्यकता नहीं थी। तो डांडी तिब्बती भाषा का शब्द है, मारवाड़ी अपन बोलते हैं, इसका मतलब हर चीज मारवाड़ी नहीं है, ध्यान रखिएगा। विदेशी शब्दावली में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अपने को लगता है कि अपने यहीं के हैं। जैसे बात उस समय ही खत्म हो जाए आपके, तो जब आलू जैसे शब्द को आप ये कह देते हो कि आलू विदेशी है, उससे गरीब तो कोई है ही नहीं, और वो भी विदेश से आया, तो फिर अपने किसी को मानना ही नहीं है। लिखो सुमित्रा नंदन पंत को। लिखिएगा, भाषा एक नादमय चित्र है, भाषा एक नादमय चित्र है तथा मनुष्य के विवेक तंत्र की, मनुष्य के विवेक तंत्र की झंकार है, मनुष्य के विवेक तंत्र की झंकार है। आगे सुने अगली बात। भोलानाथ तिवारी नाम सुना हुआ है? कोई बात नहीं, नहीं सुना हुआ तो हाँ। उसके बाद में गुरु कामता प्रसाद, उसके बाद में स्वीट। सुने आराम से। सबसे पहली बात भोलानाथ के साथ, भोलानाथ का एक ही शब्द याद रख कर चलना है, निःसृत ध्वनि, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इनकी परिभाषा थोड़ी क्लिष्ट है क्योंकि ये भाषा विज्ञानी है। हिंदी भाषा के संदर्भ में आज भी जब प्रमाणिकता की बात आती है तो इनके भ्राताश्री है उदय नारायण तिवारी, उनकी किताब आज भी भाषा विज्ञान के लिए कोर्ट में मानी जाती, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, आज भी वो प्रामाणिक किताब है। तो इन्होंने कहा कि भाषा हमारे मुख से निःसृत होने वाला वह ध्वनि समूह है जिसका अध्ययन भी हो सकता है और उसका विश्लेषण भी संभव है। भाषा हमारे मुख से निःसृत होने वाला वह ध्वनि समूह है जिसका अध्ययन भी होता है और विश्लेषण भी होता है, जो कि भाषा का होता है। तुम भाषा को पढ़ भी सकते हो, सीख भी सकते हो और उसकी संरचना तोड़ और जोड़ भी सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए, निःसृत ध्वनि की बात किसने की थी? आपके सीधा सीधा याद रखिएगा, भोलानाथ तिवारी ने। गुरु कामता प्रसाद की बात करें, सबसे साधारण परिभाषा इन्होंने दी थी। प्रकट और ग्रहण के संदर्भ में सबसे सरल कथन इन्होंने कहा था। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य
भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इस आदमी ने दोनों पक्ष लिए, बोला केवल ज्ञान देना नहीं है, लिया भी करें। वैसे भारतीय माहिर होता लेता नहीं है, वो ज्ञान देता ही है वापस। कभी भी आप प्रयोग कर लेना, करते रहते हो। कभी आप अपने दोस्त को फोन करके देखना, जब कभी चिंता विंता में होते हो, दुखी होते हो, तो सीधा दोस्त को ही फोन लगाते, यार आज बहुत टेंशन है। बोला क्या हुआ? तू मिल, मैं बताता हूं, चाय की थड़ी पे वहां बैठ के अपन डिस्कस करेंगे। आप अपना दुख उसको बताते हो, तो आप क्या अपेक्षा रखते हो कि यही प्रत्युत्तर आएगा उसका कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। और आदमी 8 बजे के बाद मैं बैठा नहीं हूं, भाई बैठा है। 8 बजे के बाद थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है आदमी की, यही होता है ना, भाई बैठा है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारतीय कहता है कि बस इतना ही है, अब सुन मैं बताता हूं मेरी तकलीफ क्या है, और लास्ट में आपको उसको क्या कहना पड़ता, तू टेंशन मत कर, मैं बैठा हूं। क्योंकि भारत में सामान्य सी बात है, हर आदमी को अपना दुख बड़ा लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कामता प्रसाद ने कहा है कि विचार जब प्रकट करो तो अगले की सुननी भी है। जब आपको महसूस हो जाए ना अगले का खून आपने ढंग से चूस लिया है, तो वापस थोड़ा बहुत चढ़ाए हैं वापस। ऐसे नहीं है कि अब ठीक है कल मिलते हैं, नहीं, गलत बात है। वो आदमी फिर आपको गालियां देता है, पीछे ध्यान रखिएगा, उसकी सुने थोड़ी बहुत। दर्द तुम्हारी थोड़ी है, उसके भी बहुत सारे दर्द हैं। उसको भी चिंता, पाकिस्तान में टमाटर 400 रुपए किलो है। मैं पिछली बार आया था तब रीट में मैंने एक बात आपको बताई थी, जो पिछली बार बच्चे थे उनको याद है। एक जयपुर में बैच चल रहा था, उस समय एक बच्चा बैठा था। हालांकि अपने इस हॉल में तो ऐसे सीधा संप्रेषण संभव नहीं है अपना, वहां ऐसे हॉल में वो अपने नॉर्मल हॉल की तरह जैसे ऊपर वाला वैसे सीटिंग व्यवस्था है। बच्चा ऐसे बैठा था और बड़ा गंभीर होके बैठा था ऐसे। तो 1-2 बार उसको मैंने थोड़ा सुना दिया था, ऐसे थोड़ा इधर उधर ध्यान देता था, कभी तरंगे फेंकता इधर उधर, तो मैं उसको थोड़ा ढंग से ले रखा था। गलत है, तरंगे नहीं फेंकनी चाहिए। तो शांत गंभीर बैठा था। मैंने आधे घंटे तक पढ़ाया, व्याकरण चल रहा था। फिर मैंने ऐसे व्याकुल आदमी को देखा तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, ऐसे शांत कैसे है? बोले सर एक सवाल है, पूछूं कि नहीं पूछूं? उससे 2 दिन पहले ही ऐसे कोई बेहुदा सवाल आया था किसी का कि वैलेंटाइन शब्द में संधि कौन सी है। तो मैंने और सुना दिया था बैच वाला। जनरली मैं ऐसे ज्यादा कुछ सुनाता नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ इतनी सारी है तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूं, कुछ नहीं कहूंगा, मैं आराम से मस्त रहा करो, दुख बहुत है तुम्हारे। तो मैंने कहा कोई नहीं, तू बता, तू आज बताई दे। उस समय यूक्रेन और रूस का मुद्दा चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, युद्ध हुआ नहीं था। सर आपको क्या लगता, मतलब रूस आक्रमण करेगा कि नहीं करेगा? मैं आधे घंटे से संधि की पिपुड़ी बजा रहा हूं, तो युद्ध लेके बैठा है। मतलब भारतीयों की चिंता खुद की नहीं है। इसलिए कहता हूं विचार जब दो तो लेके आओ, उसके दुख उसके भी है। स्वीट को सुनो ध्यान से। ध्वन्यात्मक शब्द, अरे बात नहीं, सुनो आराम से। ध्वन्यात्मक शब्द कहीं पर आ जाए तो स्वीट। मैं ये नहीं कहता स्वीट तुमसे नहीं पूछा जाएगा, पर स्वीट की परिभाषा सबसे पुरानी परिभाषा है जो एग्जामों में पूछी गई है। जब हमने पहली बार भाषा विज्ञान पढ़ना शुरू किया, या जब पहली बार ये पढ़ा, तो सबसे पहले हमें कथन स्वीट का ही मिलता था। लेकिन आजकल की किताबों में स्वीट दूसरे, तीसरे या 10वें नंबर पर कहीं मिलता है। पहले स्वीट बहुत आता था। तो स्वीट की जैसा नाम है स्वीट, वैसे स्वीट सी परिभाषा इसकी। इसने कहा था कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण क्या है? भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। आगे की बात सुनो। 3 नाम और देता हूं। एक आता है आपके रामचंद्र वर्मा, एक आता है आपके बाबू राम सक्सेना। ऐसे भारतीयों के नाम से ही ऐसे लगता कितने गरीब रहे होंगे। ये नाम में ऐसे गरीबी की बू आ रही है। अपने नाम ही बहुत भयंकर रखे गए थे। बाकी नाम सुनो, नेल्सन मंडेला, नाम सुनते ही लगता कोई भारी आदमी है। आपने तो पप्पू राम, तोता राम, मंगला राम,
सब राम भरोसे ही आए थे। और सुनो बात नहीं, यहां पर आपका आता है बाबू जिसका रंग है श्याम, लेकिन आपको लगता है सुंदर। हाँ भाई सुनिएगा, रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा, बहुत सिंपल सी बात कही थी इस आदमी ने। ये मोदी से पहले एक ऐसा आदमी हुआ था जिसने मन की बात की थी। मन की बात आज तक दुनिया में 3 ही लोगों ने की है, या तो भगवान श्री राम जानता है मन की बात, या फिर मोदी जानता है, या फिर ये रामचंद्र वर्मा जानता था, और कोई नहीं जानता था। हाँ, तुम खुद ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर किसी के बारे में सबसे कम जानकारी रखते हो तो हम हमारे बारे में सबसे कम जानते हैं। ये कोई व्हाट्सएप का कथन नहीं है, ये अनुभव का कथन बता रहा हूं। हम अपने बारे में जानकारी कभी रखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपने राजस्थानी में एक कहावत है, घर बढ़तो को नहीं दिखे, डूंगर बढ़तो दिखे। दूसरा वहां क्या हो रहा है कोई समस्या है, अपने घर में सब कुछ बर्बाद है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी खुद फटे हाल है, पर कह रहे तूने शर्ट नहीं पहनी। बाबा जी आप तो यूं ही चल रहे हो सीधे, मेरा तो कुछ नहीं, मत ऐसे ही हो। तो वो सुनना ध्यान से, मन की बात। बाबू राम सक्सेना क्या कहता है, बहुत छोटी सी बात कहा इसने, विचार विनिमय। और श्याम सुंदर, कौन है श्याम और सुंदर? आपका बाबू। बाबू आपको क्या करता है? इशारे। इशारे बोले तो संकेत, और जिसको तुम समझ जाते हो। सुनो आराम से रामचंद्र वर्मा की बात। हाँ भाई, रामचंद्र वर्मा की परिभाषा सुनिएगा। इन्होंने कहा, भाषा हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों और वाक्यों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा किसकी बात की जाती है? मन की बात। भाई कि आपके कोई मन में बात है, भाषा ही नहीं है, तो कह सकते हो किसी को, उसके पास जाकर के लोटपोट होना शुरू हो जाओ, हूं हां करके, उसको थोड़ी समझ में आएगी। वो कहेगा आपको, भाई तकलीफ तो बता, ऐसे कर क्यों रहा है? तो अपने को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भाषा की पड़ेगी। बाबू राम सक्सेना। बाबू राम सक्सेना, शब्द याद रखना, विचार विनिमय। इन्होंने कहा कि भाषा अपने मुख से उच्चरित होने वाले ध्वनि संकेतों का वह समूह है। भाषा हमारे मुख से उच्चरित होने वाले ध्वनि संकेतों का वह समूह है जिसके द्वारा क्या होता है? विचार विनिमय। विनिमय मतलब आपने बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ करता था तब क्या होता था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय देखा हुआ, किया हुआ किस किस के? अच्छा, इतनी लड़कियों के वस्तु विनिमय नहीं किया हुआ है। जापान में पैदा हुए के सब के सब। भारत में वस्तु विनिमय ना बंद हुआ था ना बंद होगा। यहां आधे से ज्यादा तो मोर पंख के व्यापारी बैठे हैं। सीधी सी बात है। अरे इससे अछूता कोई नहीं है। और जिसने अगर बचपन में मोर पंख इकट्ठे नहीं किए उसका जीना निरर्थक है, मर जाना चाहिए उसको। या बुढ़ापे में अब जाओ वापस, यही ऋतु आ ही रही है, बस ये आ गई। मतलब जाते हो जान लेने के लिए सुबह सुबह अभी? हाँ, अच्छा अभी चल रही है, ठीक है। तो उस समय मोर पंख देकर के उससे मूंगफली ले लेना, गुब्बारे ले लेना, ये क्या था? वस्तु विनिमय था। घर में कोई पुराना लोहा पड़ा है वो दे करके, कहीं तो मौका मिला ही नहीं तो मिला तो नया ही दे दिया होगा किसी ने। ऐसे कांड भी कई कर्मकांडी आदमी होते वो कर जाते हैं। हाँ, वस्तु विनिमय चलता रहता है। महिलाएं तो सबसे आगे। बाल, ये देखो इसकी तकलीफ देखो। हाँ हाँ, वस्तु विनिमय में सबसे महंगी वस्तु महिलाओं के पास बाल है। 6 से 7 हजार रुपए किलो बिकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप सोच लो, भगवान ने लड़कों को तो यूं ही बनाया बस ताकि महिला कहीं डरे नहीं, अबला नारी है, डर नहीं लगे, इसको साथ खड़ा रहे बस। बाकी अपने तो बाल भी कोई काम के नहीं है।
मनुष्य किस काम का, मुझे तो नहीं लगता कहीं। अब जहां कहीं जाते हैं कि पितृत्मक समाज, सॉरी पितृसत्तात्मक समाज चलता, कहां चलता पितृसत्तात्मक? पहले राशन कार्ड में एक आता था परिवार का मुखिया, वो भी भामाशाह कार्ड की वजह से हटा दिया, कहीं पर भी नहीं है। आप बचपन से आज तक देख लो, बस कहने में कहते हैं महिलाएं पीछे है, महिलाएं पीछे है, तभी कभी भी धक्का दे सकती है। टीवी तुम बचपन से देख रहे हो ना टीवी आराम से, कभी भी देख लो टीवी के अंदर ढंग का ऐड किसी पुरुष को मिला क्या? सौंदर्य साबुन निरमा लड़कियों का, वॉशिंग पाउडर निरमा लड़कियों का, लक्स का साबुन निरमा, कोई भी साबुन आया वो किसका? लड़कियों का। लेकिन दाद खाज खुजली ये लड़कों का है। कभी लड़कियों से ऐड करवाया? हंसना नहीं है, कुछ सुधरो तुम, कुछ अच्छे हो जाओ, अच्छे ऐड मिले, कुछ अच्छा नाम हो। हाँ शांत हो जाओ। हाँ है ना, मैं तो ये बता रहा हूं एक बात नॉर्मल, कि ये कहते हैं ना जो पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज, नारियों पर अत्याचार, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये ध्यान रखें। खैर तुम नहीं समझोगे, आओ आगे। बाबू श्याम सुंदर दास के बाद में, सॉरी बाबू राम सक्सेना के बाद में श्याम सुंदर दास। बहुत छोटी सी परिभाषा है बाबू श्याम सुंदर की। इन्होंने कहा ध्वनि संकेतों का व्यवहार जो है, ध्वनि के जो संकेत हैं उनका जो व्यवहार है वो व्यवहारी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। याद रखिएगा, वापस दोहराएं कौन कौन सी परिभाषाएं हमने लिखी है। सबसे पहले भोलानाथ तिवारी, उधर नहीं देखना है, केवल खुद के साथ समागम करे। देख भी रहे तो हम लोग कई बार देख के अनदेखा करते, वो अनदेखा करना है। सबसे पहली बात, निःसृत ध्वनि की बात करें तो कौन आएगा? भोलानाथ तिवारी। प्रकट और ग्रहण करे तो कौन आएगा? ध्वन्यात्मक शब्द की बात किसने कही? मन की बात कौन करता है? रामचंद्र। विचारों का विनिमय किसने किया? बाबू राम। और आपके ध्वनि के संकेत किसने दिए थे? श्याम सुंदर दास। ये याद रखिएगा। हाँ, बाबू श्याम सुंदर दास। अब सुनो आराम से, कई बार हम लोग हास्य विशेष में गलत चले जाते हैं। बाबू यहां पर भी है, बाबू यहां पर भी है। बाबू राम सक्सेना विचार विनिमय करता है, और ये जो बाबू है ये श्याम रंग का है, तुम्हें सुंदर लगता है, लेकिन संभल के नहीं रहे तो आपको क्या बना देगा? दास बना देगा। इसने केवल क्या किए थे? इशारे किए थे, ध्यान रखिएगा। तो हेडिंग डालो भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी लिखिएगा, और लिखिए परिभाषा में भोलानाथ तिवारी, और लिखिएगा भाषा हमारे मुख से, भाषा हमारे मुख से निःसृत होने वाला वह ध्वनि समूह है, वह ध्वनि समूह है जिसका अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। अगली परिभाषा लिखें गुरु कामता प्रसाद के शब्दों में। गुरु कामता प्रसाद के शब्दों में लिखिएगा, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा
द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार ग्रहण कर सकता है, दूसरों के विचार ग्रहण कर सकता है। अगला बिंदु लिखें, स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण, प्रकटी में टी बड़ा, प्रकट में करण प्रत्यय जुड़ता है, विचारों का प्रकटीकरण, ही भाषा है, आगे लिखिएगा, रामचंद्र वर्मा के अनुसार हाँ लिखिएगा, भाषा हमारे मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात की जाती है, जिसके द्वारा मन की बात की जाती है। अगला बिंदु डालिएगा, बाबूराम सक्सेना के शब्दों में, बाबूराम सक्सेना के शब्दों में लिखिएगा, भाषा हमारे मुख से उच्चारित होने वाले, हमारे मुख से उच्चारित होने वाले ध्वनि संकेतों का, मुख से उच्चारित होने वाले ध्वनि संकेतों का ऐसा समूह है, ऐसा
समूह है, जिसके द्वारा विचार विनिमय होता है, जिसके द्वारा विचार विनिमय होता है, उसके बाद देखिए बाबू श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, लिखिएगा ध्वनि संकेतों का, ध्वनि संकेतों का व्यवहार ही भाषा है, ध्वनि संकेतों का व्यवहार ही भाषा है, ध्वनि संकेतों का व्यवहार ही भाषा है। कुछ बातें और सुने। मैक्स मुलर, क्रॉन्चे, स्किनर, चॉम्स्की, बात नहीं, वाइगोत्स्की, इनके स्टेटमेंट भी कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। और जो तीन नीचे जो मैंने नाम लिखे हैं, सी टेट का कोई पेपर उठा के देख लेना 2010 से 2020 तक, इन तीनों में से एक आदमी की मुलाकात 100% होगी आपकी, और बार बार कथन रिपीट होते हैं। खैर ये तो भाषा विकास में आगे आएंगे, लेकिन मैं यहां पर इसलिए लिखाऊंगा इनको कि भाषा के संदर्भ में एक सारे कथन जो है एक साथ पढ़ के चलिएगा। मैक्स मुलर, मैक्स मुलर ने बहुत सुंदर परिभाषा दी थी। इन्होंने अपने कथन में पतंजलि की बात को स्वीकार भी किया था और नकारा भी था। जैसे आप कहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, तब आपका दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी कहता है अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, तू ऐसे कर लेना। इसका मतलब है कि उसने तुम्हारे सिलेक्शन में हां नहीं भरी है और उसने मना भी नहीं किया है। अगर कहा है इसका मतलब संभावना है, और भविष्य की गर्भ में छुपी हुई चीज के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जब पतंजलि ने ध्वनि का सिद्धांत दिया था, सॉरी माफ कीजिएगा, देवीय सिद्धांत दिया था, तब इन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी और परिभाषा के रूप में भाषा की। इन्होंने कहा कि अगर भाषा का आविर्भाव अगर ईश्वर से हुआ है, या यूं कहें कि इन्होंने कहा कि अगर भाषा ईश्वर ने बनाई है या भाषा ईश्वर निर्मित है, तो इन्होंने कहा कि निसंदेह भाषा ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है। इन्होंने कहा कि भाई पतंजलि ये कहते हैं कि भाषा ईश्वर की देन है, तो इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर भाषा ईश्वर की देन है, देखो अपने को इतना ही शब्द याद करके चलना, ईश्वर की देन, लेकिन कथन सुनना। इन्होंने कहा कि अगर भाषा ईश्वर की देन है तो निसंदेह ये ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, क्योंकि भाषा हमारे विचारों की जननी है। श्रेष्ठ कृति क्यों है? वैसे तो आपने आज तक यह पढ़ा होगा कि ईश्वर की श्रेष्ठ कृति हम है, लेकिन हमें बनाने के बाद भी अगर भाषा नहीं बनाई होती तो शायद हम होके भी नहीं होते हैं, हमारा अस्तित्व होके भी नहीं होता। ध्यान रखिएगा। तो यही बात यहां पर इन्होंने कही कि भाषा अगर ईश्वर की देन है तो निसंदेह ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, क्योंकि भाषा हमारे विचारों की क्या है? जननी है। ये याद रखिएगा। क्रॉन्चे की परिभाषा है, मैं आपको सीधी लिखा दूंगा। क्रॉन्चे ने बहुत छोटे से शब्दों में कहा था। इन्होंने कहा कि उच्चरित ध्वनि, उच्चारण होने वाली ध्वनि, और सीमित उच्चरित
और सीमित ध्वनि का जो संगठन है वो संगठन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। लेकिन स्किनर, चॉम्स्की और वाइगोत्स्की तीनों बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं से अपन भाषा का विकास पढ़ना शुरू करते हैं। तो भाषा विकास के संदर्भ में सबसे पहले अपन नोआम चॉम्स्की से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि भाषा का विकास यहीं से शुरू होता है। आपको भाषा बोलनी आती है, भाषा व्यक्त करनी आती है, लिखनी आती है, सुनते भी हो, सब कुछ है। तो भाषा जो है, आपकी भाषा सीखने की जो आपके अंदर क्षमता है वो आपको जन्मजात मिली, मतलब जन्मजात थी, या पिता से मिली हुई संपत्ति है, यानी पैतृक है। भाषा जन्मजात होती है कि पैतृक होती है? पैतृक। रुक जाओ, कौन कौन मानता है कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है? भाषा सीखने की क्षमता, तो फिर तो बहुमत हो गया। कौन कौन मानता है कि जन्मजात नहीं होती भाषा सीखने की क्षमता? चलो मानो आराम से, कोई नहीं। सुनो, एक लोकोक्ति पढ़ी होगी आपने हिंदी में कि पूत जो होता है उसके पांव पालने में दिखते हैं, क्योंकि अब जो पूत इतने बड़े हो गए हैं कि पांव पांव ही आते हैं पालने में। अब सुनो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि प्रतिभा जो होती है वो प्रारंभ में ही पता चल जाती है कि कौन कितना भला करने वाला है। ध्यान रखिएगा, कई बार आप किसी एग्जाम में असफल हो जाते हो तो आपको भी कोई ना कोई कह देता होगा। आप जैसे ही रिजल्ट आता फिर कहते हैं तेरी हरकतों से ही पता था मुझे तो कि तेरा सिलेक्शन नहीं होना है, और सिलेक्शन हो जाए, मुझे तो पहले ही पता था कि तेरा सिलेक्शन तो होगा। तो वो पूत के जो पांव है वो पालने में नजर आने की बात है। तो चॉम्स्की कहता है कि बालक के अंदर भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। हां, ये जरूर है कि उसके भाषा विकास में उसको उसका परिवेश जो होता है, वातावरण जो होता है, वो प्रभावित जरूर करता है। क्योंकि आप लोग वही शब्द तो सीखोगे जो आपके उपयोग में आएंगे। अगर कोई शब्द आपने सुना ही नहीं है, कभी आपके उस शब्द का उपयोग ही नहीं हुआ है, तो वो शब्द आप थोड़ी सीखोगे। कोरोना 2019 से पहले तो पता ही नहीं था कोरोना क्या, शब्द ही पहली बार सुना है कि कोरोना क्या है। सैनिटाइजर ऐसा थोड़ी है कि पहली बार ही आया था। अब तुम लाख नकार दो, लेकिन हमने हॉस्पिटल में डॉक्टर को पहले भी ऐसे हाथ धोते हुए देखा था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इसको सैनिटाइजर कहते हैं। किसी को नहीं पता था, गांव वालों को तो नहीं पता था। हाँ, कोई विदेशी आदमी बैठा यहां तो शायद वहां पर उनके जापान आपान रूस में चलता है तो अलग मुद्दा, बाकी भारतीयों गांव वालों को नहीं पता है। यह शब्दावली कब विकसित हुई? जब अपने को पता। अब आज छोटे बच्चे को पता कोरोना क्या है। आज छोटा बच्चा जो होता है, जैसे वो घर में कुछ भी करके आता है, इवन वॉशरूम की आवश्यकता ही नहीं है। अभी तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया प्रचलन, बाकी जब ये कोविड आया था तो बच्चों को मजा आता था। क्यों? वो फुहारे मारने में बच्चों को बड़ा ऐसे आनंद आता। वो पूरे दिन मैं ये करके आया लो फुहारे मारो, मैं ये करके आया लो फुहारे मारो मेरे वापस। और शुरू में कोचिंग में जब लगाया गया था, बाहर हॉल के बाहर हर जगह सैनिटाइजर, वो ऐसे पैर से दबा करके, बच्चे छोड़ते ही नहीं थे उसको, ऐसे दबाते रहते, खड़े रहते। क्यों? दो आनंद, एक तो पैर में कसरत हो रही है, दूसरा ठंडा ठंडा ऐसे बड़ी अच्छी सी अनुभूति आती थी अपने को। तो वो आपने उस परिवेश में सीखा था। ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात, भाषा सीखने की क्षमता अपने अंदर क्या होती है? जन्मजात होती है। दूसरी बात, वाइगोत्स्की के साथ आपके अंदर भाषा का विकास जो हुआ था वो समाज के अंदर ही हुआ है कि समाज के बाहर हुआ है? बाहर तो भाषा ही नहीं। अगर एक बालक को पैदा होते ही जंगल में छोड़ दें, अब लॉजिक मत लगाना तुम लोग, क्योंकि तुम लॉजिक बहुत लग, सर जंगल में तो उसे कोई खा जाएगा तो तुम वहीं रह लेना साथ में उसके। क्योंकि ये जैसे ही कहता हूं उससे पहले ही बच्चा आ जाता है, सर जंगल में वो 10 साल रहा, उसको शेर खा गया होगा,
तो पेपर सेटर ऐसा लिख के नहीं देगा आपको कि जंगल में एक बालक रहता है, उसकी शेर से रक्षा की गई है। वो एक कल्पना कर रहा है। जंगल का मतलब एक निर्जन स्थान है जहां लोगों के साथ उसका कम्युनिकेशन नहीं है। एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही उसे एकांत में रखा गया, निर्जन स्थान पर रखा गया जहां पर उसका मनुष्य के साथ संबंध नहीं है। अब तुम दिमाग में कोई लॉजिक नहीं लाओगे कि मनुष्य के बिना वो खाएगा क्या, पिएगा क्या, उसे कोई रोटी देने जाएगा तब बोल जाएगा उससे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आप तो इतना खोपड़े में रखो कि एक छोटे बालक को पैदा होते ही जंगल में रखा गया, 10 साल तक उसे जंगल में रखा गया। क्या उसमें भाषा का विकास होगा? कभी नहीं होगा। कभी भी उसमें भाषा का विकास नहीं होगा, यह ध्यान रखिएगा। क्यों? उसे सुना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्किनर कहता है कि भाषा हमेशा अनुकरण से सीखी जाती है और कोई रास्ता नहीं। तुम लोगों ने शब्द किससे सीखे? भाई इसको किसी ने पहले मारकर कहा तब हम भी इसको मारकर कहते हैं। बाकी हमारे लिए तो पेन था शुरू से, ये हमारे लिए तो पेन था। जब कोचिंग में आए या पढ़ा या पढ़ाना शुरू किया तब तो पता चला हमें कि ये मार्कर है। बाकी ऐसे आज भी कई बहुत भयंकर भयंकर नाम है जिनके तुम्हें नाम तो पता, लेकिन हम उसको गांव में कुछ और ही कहते थे, आज भी हम उसको वही कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? हमने जो अनुकरण से सीखा है वही ये ध्यान रखिएगा। अब यहां आकर के आपने अपनी शब्दावली बदल दी होगी, थोड़े से शहरीपन का रंग चढ़ा होगा। जैसे सियार पर नीला रंग चढ़ा था, आपने संस्कृत में पाठ पढ़ा था, उस तरह अपने ऊपर भी शहरी परिवेश का रंग चढ़ा है। बाकी स्वाद वही है भाषा का। जैसे यहां तुम बैठे हो, जब नए नए आते हो, अब तो नए क्या, तुम तो सबसे वयोवृद्ध बैच के विद्यार्थी उत्कर्ष में, 3rd ग्रेड के, B1 वाले और B2 वाले, मतलब शुरुआत तुमसे हो रखी है 3rd ग्रेड की। शुरू में नए नए आते हो तब क्या होता है? वैसे बेसिकली ये लड़कों में नहीं होता है। लड़कों को पता है कि लास्ट में जब घूम के यही आना है तो फिर फालतू की माथापड़ी क्यों करें। लड़कियों में औपचारिकता बहुत ज्यादा होती है। औपचारिकता का मतलब ये होता है 2-4 दिन वो शुद्ध हिंदी में बात करती, कहां से हो, अच्छा आप आ गए, कैसे हो। फिर 2-4 दिन बाद में औकात दिखाती और की करे, तो ये तो पहले दिन ही बात कर लेती। तो लड़कों को बेचारों को पहली बात तो हिंदी आती ही नहीं है। हिंदी आते यूं लगता सांस घुट रही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन चाहिए। कोई अगला हिंदी बोलता तब भी यूं लगता है यार ये मारवाड़ी कब बोलेगा, क्योंकि अपने को हिंदी में वो स्वाद मिलता ही नहीं है। तो वही बात है, भाषा में हमने जो सीखा है वही होगा, ध्यान रखिएगा। जो परिवेश में देखा वही होगा। अरे भाई अनुकरण से, जैसे ये मेरे हाथ में है तो मैं इसको कुछ भी टैबलेट नाम दे दूं, टीवी नाम दे दूं, कुछ भी दे दूं, लेकिन जो हम जिस बोर्ड पे पढ़ाते हैं, जैसे अपने यहां नहीं, बाकी वाले हॉल में तुम देख के हो, उस बोर्ड को कभी अपने घर पे माता जी को बताना, वो अपने सीधे कहेगी इतनी मोटी टीवी है और टीवी पर पढ़ाते हैं। उनके लिए बोर्ड नहीं है वो, उसको वो पैनल नहीं कहते हैं, क्योंकि उन्होंने टीवी देखा, वो ध्यान रखेगा। तो ये अच्छे से लेके चलना है कि भाषा का विकास समाज के बाहर संभव नहीं है। ये वाइगोत्स्की ने कहा था, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये चॉम्स्की ने कहा था, और भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, ये स्किनर ने कहा था। भाई अपने इतने सुंदर नाम है, ये नाम हमारे पूर्वजों ने रखने की परंपरा रखी तब रखते हैं। अगर नाम नहीं रखते और कुछ और रखते, हम और कहते। भाई अगर कूलर को कूलर नहीं कहते, इसका नाम अगर शुरू से ही मंगलाराम रखा होता तो ये कहते ना मंगलाराम को थोड़ा इधर घुमाओ, वही कहते, अनुकरण ही करते, सीधी सी बात है। हम यही सीखते। इसको पहली बार किसी ने कूलर कहा था, हम कूलर कहना शुरू कर दिया। अब हमारे नाम जैसे, इनका नाम मान लो रोहित है, उनका नाम राहुल है, प्रकाश है, संगीता, अनीता, सुनीता, कुछ भी नाम है आपके। अगर ये नाम नहीं होते, जानवरों के नाम हो जाते अपने, और जानवरों के नाम अपने होते, और अपने नाम जानवरों को हो जाते, तो वही होता। जैसे मान लो कोई लड़का वहां से एंट्री होती, कार्ड चेक करते, कार्ड पे लिखा हो घोड़ाराम, हाँ बैठो घोड़ाराम, फिर पीछे आई देखा बकरी देवी, तू भी बैठ अंदर। कहने का मतलब क्या है? सुधर जाओ। तो मैं लास्ट बार कह रहा हूं, तालियां नहीं बजानी है। कोई देखे ना देखे पर मुझे तुम पर शक होता है, ऐसे करते हो है ना। ऐसे मत क्या करो। कहीं शादीशुदा लोग भी बैठे हैं, लुगाई को पता चले वहां जाके तालियां बजाता रहता पूरे दिन,
उस बेचारी पे क्या गुजरेगी फिर, सोचो आप है? ये जो चिल्ला रहे ना, ये अखंड कुंवारे हैं, इनको पता ही नहीं लुगाई क्या होता है। सुनो आराम से। जब चुप रहने को कहा जाए, चुप रहना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो मैं बोलना बंद नहीं करूंगा, केवल लिखाऊंगा, एक भी उदाहरण नहीं दूंगा। फिर तुम बोल के कोशिश करना, बोलने की संभावनाएं खत्म है, फिर हाथ वात में माता वाता आएगी, फिर वो समस्या हो जाएगी। तो सुनो आराम से। तो याद रखना चारों कथन बढ़िया से। सबसे पहले हेडिंग डालो मैक्स मुलर, लिखिएगा मैक्स मुलर में। जीभ से नहीं लिखना है, कॉपी गीली हो जाएगी, पेन से लिखो। लिखो सबसे पहले मैक्स मुलर में, अगर भाषा ईश्वर की देन है, अगर भाषा ईश्वर की देन है तो निसंदेह अगर भाषा ईश्वर की देन है तो निसंदेह ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, क्योंकि 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 भाषा हमारे विचारों की, भाषा हमारे विचारों की जननी है, भाषा हमारे विचारों की जननी है। उसके बाद में लिखिएगा क्रॉन्चे, क्रॉन्चे क्रॉन्चे में लिखिएगा उच्चरित और सीमित ध्वनियों का, उच्चरित और सीमित ध्वनियों का संगठन ही भाषा है, ध्वनियों का संगठन ही भाषा है। उसके बाद में लिखे स्किनर, स्किनर स्किनर में लिखिएगा भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, अनुकरण से सीखी जाती है। उसके बाद लिखे चॉम्स्की, चॉम्स्की चॉम्स्की में लिखिएगा एक बालक में, एक बालक में भाषा सीखने की क्षमता, भाषा सीखने की क्षमता सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अगला लिखिएगा वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की, और वाइगोत्स्की में लिखिएगा भाषा का अस्तित्व और विकास, भाषा का अस्तित्व और विकास अस्तित्व और विकास समाज के बाहर संभव नहीं है, भाषा का अस्तित्व और विकास
समाज के बाहर संभव नहीं है। ये तो है आपके कथनों की बातें। यहां से जो अगला बिंदु अपन पढ़ेंगे वो है आपके भाषा का विकास। कुछ बातें सीधी सीधी पूछी जाती है जिस पर आपकी महती जानकारी होना आवश्यक है, तो सुने ध्यान से। भाषा का विकास, पहला कथन आपके साथ में सवाल से। भाषा जब तुम सीखते हो, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कुछ भी सीखते हो, उसके सीखने के लिए इवन बात भाषा की नहीं है, अपने को कुछ भी नया सीखना होता है तो उसके लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है? हाँ, यहां से आवाज आई, वो बिल्कुल थोड़ी सी मुखरित करे इसको। क्या चाहिए? परिवेश चाहिए। आप जब भी कुछ सीखते हो, चाहे वो भाषा हो चाहे कोई नया ज्ञान हो, आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक अपने को उसके संबंधित क्या नहीं मिलता है? परिवेश नहीं मिलता है। एक विद्यार्थी लाइब्रेरी जाता, क्यों? वहां पढ़ने का चार्जर लगा हुआ है क्या? कि जाते ही पिन डालते ही धमाधम डाउनलोड हो जाएगी पढ़ाई। वहां माहौल होता है, वातावरण होता है। और उसी तरह भाषा सीखने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? भाषा का समृद्ध परिवेश। आपको एक छोटा सा बहुत सुंदर उदाहरण बताता हूं। एक भारत का आदमी है, उसका माध्यम अंग्रेजी रहा है। उसके बाद में वो पिछले 15 सालों से जापान में नौकरी कर रहा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि वो इंग्लिश बोलता है। फिर भी मैं दावे से कह सकता हूं कि एक भारतीय अंग्रेजी जब बोलता है तो हम उस अंग्रेजी को पहचान सकते हैं कि ये जो उच्चारण है ये भारतीय अंग्रेजी है, और अपनी भाषा में कहूं तो देसी इंग्लिश है। और उस इंग्लिश को अपन कहीं पर भी पहचान सकते हैं। चाहे तुम विदेश जब जाओ, कभी ऐसा मौका हो जाए, इस थर्ड ग्रेड के अलावा कहीं पैसों का जुगाड़ हो, ये लगने का, इससे तो विदेश केवल नेपाल जा सकते हो तुम। अंग्रेजी भाषा वाले में जाने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा, या फिर लोन लेना पड़ेगा जो आजीवन अपने को भरना है। बाकी ऐसा कुछ अतिरिक्त कार्य हो जाए, अब सोच रहे ट्यूशन पढ़ाएंगे बच्चों को, तो फिर बुढ़ापे में विदेश जाना है, उस समय अपने को गंगा जी ले जाएंगे, चिंता मत करो। तो कभी भी आप इस चीज को नोट कर लेना, भारतीयों की अंग्रेजी आज भी ऐसी है कि हम चबाकर इंग्लिश बोलते हैं। चबाकर का मतलब क्या होता है? आज भी अपनी इंग्लिश टू द हेडमास्टर वाली है। हम जब इंग्लिश बोलेंगे हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। लेकिन अंग्रेज जब अंग्रेजी बोलते हैं तो उनकी फर्राटेदार इंग्लिश निकलती है। कभी आपने सुना ही नहीं होगा किसी अंग्रेज के मुंह से आपसे बातचीत करते हुए कि आईएनजी आया, कि हैड बीन आया, हैव बीन आया। करते हैं वो, लेकिन अपने को पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जैसी अपनी मारवाड़ी है वैसी उनकी इंग्लिश है। और खैर, हम तो ऐसे अपने कभी है ना, ऐसे नहीं सोचना मेरे को इंग्लिश नहीं बोलनी आती है। अरे अपने को इंग्लिश समझ में आती है, उनको मारवाड़ी बोल के बताओ, हवा ही नहीं लगेगी, पल्ला ही नहीं पड़ेगा उनके। और ऐसे कई व्यंग्यम आत्माएं मैंने मेरे जीवन में देखी है। ऐसा हालांकि करना गलत है। हम लोग जब पोलो ग्राउंड में खेलते थे, एयरपोर्ट रोड पर पोलो ग्राउंड बना, वहां खेलते, वहां अंग्रेज बहुत आते थे, क्योंकि वहां पोलो के मैच वगैरह उधर होते थे दूसरे वाले ग्राउंड में, तो वहां अंग्रेज बहुत आते थे। वहां कुछ छोटे छोटे बच्चे होते, ये भारतीय संस्कृति का एक गलत प्रभाव देखा मैंने वहां। वो बच्चे उन अंग्रेजों को गालियां निकालते थे मारवाड़ी में। ऐसे आप में से भी कई वैज्ञानिक यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता इसको हवा ही नहीं लगे। वो बेचारा हंस रहा है और फिर उसका वो लुत्फ उठाता, अच्छा देखो, मैं तो इसको पता नहीं चल रहा है। तो मारवाड़ी ऐसे कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, बड़ी भारी चीज है। तो भाषा विकास कभी भी पूछे तो आपके भाषा के विकास के लिए याद रखना है, सबसे पहले आपको बताना है कि भाषा सीखने के लिए, ये सवाल पुराने पेपर में छपा हुआ देख लेना कि भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है। तो भाषा सीखने के लिए भाषा का समृद्ध परिवेश चाहिए। अरे भाई, आजकल जैसे सुनो ध्यान से, परिवेश की आवश्यकता होती है। बहुत छोटी सी बात बताता हूं, फिर इसको लेते हैं। आप पढ़ रहे हो,
जैसे आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, अभी तुम रीट की तैयारी करके फिर थर्ड ग्रेड लग जाओगे, उसके बाद में जैसे ही नौकरी लगेगी तो शादी भी होगी, और आशावादी जीवन जीते हैं, शादी होगी तो फिर बच्चे होंगे ही होंगे, बच्चे होंगे तो बच्चे स्कूल भी जाएंगे, और स्कूल जाएंगे तो तुम उसको इंग्लिश मीडियम में भेजोगे, क्योंकि हिंदी मीडियम और सरकारी में बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ये एक सरकारी शिक्षक कहता है। तो ये तो है भारत का दुर्भाग्य। खैर, अब सुनो ध्यान से। अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपके परिवार का बच्चा जाता है, फिर भी वो फर्राटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि 4 घंटे वो कहां रहता है? इंग्लिश मीडियम की नदी में बहता है, वो गोते लगाता वहां। 18 घंटे वो निर्मल स्नान कहां करता है? शुद्ध मारवाड़ी में करता है। तो अंग्रेजी बोलना आसान है कि मारवाड़ी बोलना? ऑफिशियल बात है, मारवाड़ी बोलना आसान है। तो फिर जब कठिन शब्दावली बोलने की बात आए तो बच्चा कठिन शब्द की तरफ क्यों जाएगा? इसीलिए आपने कभी इस बात को नोट किया होगा कि आप उस ग्रामीण परिवेश से, मैं भी उसी परिवेश से हूं, अपने घर में जो बच्चा है वो एक अंग्रेजी माध्यम के एक महंगे स्कूल में जाता है, फिर भी उसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, और शहरी परिवेश का एक बालक है, उसी स्कूल में जाता है, उसके घर में माता पिता पढ़े लिखे, उसके घर में पूरे दिन इंग्लिश में बातचीत होती है, इसलिए वो बच्चा जो है इंग्लिश बोल लेता है। इसका कारण क्या है? उसके घर का क्या है? परिवेश इंग्लिश का है। अब मैडम ने स्कूल में उस बालक को सिखाया कि बेटा जो ऐसे आवाज करता है, ये करता है, वो करता है, बदमाशी करता है, उसको स्टूपिड कहते हैं। स्टूपिड मतलब मूर्ख। अब बच्चा बेचारा घर आया, बड़ी मुश्किल से, तो टैक्सी में जहां कहीं था उसने याद रखा कि आज घर जाते ही सुनाऊंगा स्टूपिड, मतलब मैडम ने बताया कि ऐसे आवाज करने वालों को स्टूपिड कहते हैं। अब उसने आके माता जी को वो बात कही तो मां ने सीधा बोला तुरंत प्रभाव से, हाँ तो मैडम सही तो कहवे पचे, ऐसे बदमाशी करते हैं उसको जो है क्या कहते हैं अपनी मारवाड़ी भाषा में? गेलो। बच्चे को लगा यार मैडम ने इतनी लंबी बात बताई, स्टूपिड, गेला और स्टूपिड एक ही होता है क्या? फिर बच्चा कभी स्टूपिड नहीं बोलेगा, वो मैडम को ही कहेगा मैडम ये गेला होता है, स्टूपिड नहीं होता है। क्यों? जब गेला आराम से बोला जाता फिर स्टूपिड का पंगा क्यों लेना अपने को? इसका मतलब वो बच्चा कभी अंग्रेजी बोलना नहीं सीखता, कारण की बात उसको कभी परिवेश ही नहीं मिला, ये याद रखिएगा। तो एक कथन डालें, भाषा का विकास, और पहला कथन लिखो, भाषा का विकास, और इसमें पहला कथन लिखिएगा, भाषा सीखने के लिए बालक को, भाषा सीखने के लिए बालक को भाषा के समृद्ध परिवेश की, भाषा सीखने के लिए बालक को भाषा के समृद्ध परिवेश की आवश्यकता होती है। समृद्ध परिवेश की आवश्यकता होती है। बाकी की कहानी अपन कल लिखेंगे।